ब्रेन रूल्स का परिचय। क्या आपको पता है कि जब आप अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर उनकी एक मुट्ठी बनाते हैं तो जो साइज उसका होता है उतना ही बड़ा होता है आपका दिमाग। दिमाग शरीर का एक पार्ट है जिसके बिना जिंदगी जीना काफी मुश्किल लगता है। सोच कर देखिए, अगर एक दिन के लिए आपका दिमाग आपके पास ना हो तो आपका क्या होगा? इमेजिन भी नहीं किया जाता ना। हाँ, क्योंकि हमने इतना अजीब इमेजिनेशन कभी किया ही नहीं। हम सब जानते हैं कि ये इतना छोटा सा मुट्ठी बराबर दिमाग जो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल और मॉनिटर करता है, इसका पूरा इस्तेमाल यानी इसके फुल पोटेंशियल के साथ इसे यूज करना कोई भी नहीं करता और शायद किया भी नहीं जा सकता। लेकिन क्या जितना हम इसका यूज करते हैं बस उतना ही सफिशिएंट है? क्या हमें नहीं लगता कि काश हमारा दिमाग थोड़ा सा और ज्यादा होल्ड कर पाता या थोड़ा सा और एफिशिएंटली काम कर पाता? लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या दिमाग का पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है? अगर हां तो कैसे? सो फ्रेंड्स, अगर हम आपसे कहें कि वाकई ऐसा किया जा सकता है तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी बुक समरी जिसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और साथ ही मिलेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग तरीके जिनसे यू कैन डू द अनथिंकेबल। ये बुक समरी है अमेजिंग बुक की जिसका नाम है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। इस किताब में ऐसे 12 रूल्स दिए गए हैं जो आपके जीवन में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो आप चाहते तो हैं लेकिन सोचा नहीं कि कभी उन चेंजेस को खुद में कर पाएंगे। इस सीरीज को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं क्या है वो 12 रूल्स। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बॉडी के लिए जरूरी है। ये तो सबको पता है, लेकिन ये आपके दिमाग को भी मजबूत बनाता है और साथ ही आपकी एज पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। रूल नंबर 2, एक ऐसा रूल जो हमें बताता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ब्रेन के लिए कैसे वर्क करता है और कैसे हम अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं कि वो हमेशा अपडेटेड रहे एंड कैन सर्वाइव टिल द एंड ऑफ द टाइम। रूल नंबर 3, हम अधिकतर समय अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में वेस्ट कर देते हैं, पर यह कितना सही है? इस रूल में हम जानेंगे कि हर इंसान का दिमाग अलग तरह से प्रोग्राम्ड है और अलग तरह से वर्क करता है। सो नो नीड टू कंपेयर। रूल नंबर 4 है ध्यान का, यानी कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज पर टाइम इन्वेस्ट करना और कैसे हमारा दिमाग बोरिंग बातों और चीजों को इग्नोर कर देता है। रूल नंबर 5 और 6 हमें बताते हैं कि किस तरह चीजों को बार बार देखते रहना या दोहराते रहने से हमें उन्हें याद रखने में आसानी होती है और साथ ही यह याद रखना कि हमें चीजों को दोहराते रहना है। रूल नंबर 7 बात करता है कि एक्सरसाइज की तरह हमारे शरीर के साथ हमारे दिमाग के लिए भी एक अच्छी और भरपूर नींद लेना कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से यह हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को एनहांस कर देता है। बात करें रूल नंबर 9 की तो यह हमारी डेली हैक्टिक लाइफ से काफी रेजोनेट करता है, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग एक थका हुआ टेंस्ड ब्रेन कभी भी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकता। साथ ही एक टायर्ड या स्ट्रेस्ड ब्रेन की फंक्शनिंग कभी भी एक रिलैक्स्ड ब्रेन जैसी नहीं हो सकती। इसलिए इट सेज रिलैक्सेशन इज द की टू हैव अ प्रॉपर फंक्शनिंग ब्रेन। ये हमेशा ही कहा जाता है कि टू सी प्रॉपरली वन मस्ट हैव अ प्रॉपर विजन। सेम यही बात जॉन मेडिना के ब्रेन रूल नंबर 10 भी कहता है। इट सेज विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। मतलब अगर आपका विजन क्लियर है, यानी आपका ब्रेन चीजों को विजुलाइज और प्रायोरिटाइज आसानी से और साफ साफ कर लेता है, तो ये आपके सभी दूसरे सेंसेस को कंट्रोल और अलाइन रखता है। द रूल नंबर 11 बात करता है कि जिस तरह मेल और फीमेल बॉडीज डिफरेंट होती हैं और उनके काम करने का तरीका अलग होता है, वैसे ही उनके ब्रेन्स भी अलग तरह से काम करने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। लास्ट रूल जो है रूल नंबर 12 बताता है कि वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। मतलब ह्यूमंस आर सॉर्ट ऑफ बॉर्न टू लर्न एंड लीड। मतलब हम पैदा ही सीखने और आगे बढ़ने के लिए हुए हैं। हमारे दिमाग का काम है क्यूरियस होना और हमेशा ही कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना, क्योंकि बिना एक्सप्लोर किए हम ह्यूमन हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आप एक्साइटेड हो इस नए सफर पर चलने के लिए जो आपके ब्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देगा
और ये बेहतर ट्रांसफॉर्म ब्रेन सिस्टम देगा आपको जिंदगी को देखने और जीने का नया नजरिया। सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की कि किस तरह आप अपनी एज बढ़ा सकते हैं। क्यूरियस है? जी हां, हम आगे बात करेंगे कंट्रोल ओवर ब्रेन और कैसे इट कैन ऐड मोर इयर्स इनटू योर लाइफ। एक्सरसाइज दिमाग की ताकत को बढ़ाता है। पार्ट 1। दोस्तों, ब्रेन रूल्स की सीरीज में हम बात कर रहे हैं ऐसे 12 रूल्स की जिनसे एक इंसान अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को किस तरह बढ़ा सकता है। क्या आपको पता है कि आपकी एज एक्चुअली डिपेंड करती है आपके ब्रेन और उसकी प्रोसेसिंग पर? नहीं पता? चलिए आपको एक छोटा सा किस्सा बताते हैं। एक आदमी के हाथ बांधकर कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर में फेंक दिया गया और उसको एक फ्लोटिंग केबल के साथ 70 बोट्स के साथ अटैच कर दिया गया। हर बोट पर एक एक पैसेंजर भी था। उस आदमी ने क्वींसवे ब्रिज से उन सभी 70 बोट्स को खींचते हुए तैरकर 1.5 मील का सफर तय किया। वो आदमी था जैक लेलमे, जो कि इस किताब को करते हुए अपना 70th बर्थडे मना रहा था। 1914 में पैदा हुए जैक लेलिन को अमेरिकन फिटनेस मूवमेंट का गॉडफादर भी कहा जाता है। लेग एक्सटेंशन मशीन, केबल फैशन पुलीज जैसे मॉडर्न जिम इक्विपमेंट्स बनाने वाले जैक के नाम पर एक एक्सरसाइज भी है, जंपिंग जैक। जैक की डेथ के समय उनकी एज 96 ईयर थी। लेकिन अगर हम बात करें जैक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, तो वो उनकी मसल्स नहीं बल्कि उनका माइंड है। ठीक इसी तरह फेमस आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि उनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग थी और उनके माइंड की क्लैरिटी ही थी शायद जिसके चलते उन्होंने अपना लास्ट प्रोजेक्ट गुगनहाइम म्यूजियम 90 साल की एज में पूरा किया। 90 इयर्स सुन के थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना, क्योंकि इस एज के लोगों की अगर बात करें तो हमें मोस्टली ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपनी लाइफ को बस ड्रैग करके दिन काट रहे होते हैं। तो आखिर क्या डिफरेंस है जैक, राइट और उनकी एज के और दूसरे लोगों में? इस डिफरेंस को समझने के लिए जॉन ने इसे क्वेश्चंस में बांटा है। पहला, क्या ऐसा कोई फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि आखिर कौन कितनी एज तक जिंदा रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने में रिसर्चर्स को सबसे ज्यादा मुश्किल हुई। रिसर्च में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिले जो नेचर एंड नर्चर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आया वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आपकी लाइफस्टाइल बोरिंग और लेजीनेस से भरी हुई है तो आपके लिए 80 साल की एज तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप राइट की तरह एक अच्छी एज तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक फिजिकली फिट इंसान की बॉडी में बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। लेकिन एक और बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि ऐसे लोग जिनकी एज काफी अच्छी रही है वो मेंटली भी बहुत अलर्ट पाए गए हैं। इसी से दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या वे लोग मेंटली ज्यादा अलर्ट थे? और तमाम तरह की रिसर्च के बाद एक ही जवाब सामने आया कि हां, रिसर्च में साफ तौर पर यह बात पता चली कि लोग फिजिकली एक्टिव थे, उनके ब्रेन डेवलपमेंट काफी स्ट्रांगली हुआ था। अब थर्ड क्वेश्चन था कि क्या एक कमजोर इंसान को फ्रैंक जैसे लॉन्ग लिविंग बनाया जा सकता है? इस सवाल के जवाब के लिए कुछ सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले बुजुर्गों को सेलेक्ट किया गया और उनकी ब्रेन पावर को मेजर किया गया और देन उन्हें एक्सरसाइज कराई गई और उनके ब्रेन पावर को फिर से मेजर किया गया और ये बात सामने आई कि उनकी सभी तरह की मेंटल एबिलिटीज वापस से प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही हैं। अब लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कितनी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है और कौन सी? बहुत रिसर्च के बाद ये कंक्लूड किया गया कि एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हां, अगर एक इंसान 30 मिनट हफ्ते में 3-4 बार एक्सरसाइज करता है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स उसके ब्रेन पर पड़ते हैं। ऐसे ही सवालों के जवाबों से ये बात साफ हुई कि एक इंसान अगर हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करता है और रेगुलरली एक्सरसाइज करता है तो वो अपनी एज में डेफिनेटली कुछ और साल बढ़ा देता है। लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फिटनेस गेम में ऐसा क्या जादू है जिसका असर सीधा हमारी एज पर पड़ता है और कैसे एक्सरसाइज हमारे ब्रेन की पावर को इंक्रीज करके
हमें मेंटली और स्ट्रांग बनाती है टू लिव अ लॉन्ग लाइफ। तो चलिए इसके साथ चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। एक्सरसाइज दिमाग की ताकत को बढ़ाता है, पार्ट 2। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? आपका जवाब होगा हां, बिल्कुल। पर अगर हम कहें कि आपको जो पता है वो गलत है, तो शायद आप जानना चाहेंगे कि आखिर हमारा दिमाग वाकई किस तरह से काम करता है। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि एक इंसान का दिमाग सच में किस तरह से काम करता है और उसे सही तरीके से काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ऑथर जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स में ऐसे 12 नियम बताए गए हैं जिनसे हम अपने दिमाग और उसके काम करने के तरीके को बारीकी से जान सकेंगे। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज यानी शारीरिक कसरत आपके दिमाग की ताकत को बढ़ाती है। हमारा दिमाग और उसके काम करने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह की लाइफस्टाइल का पालन किया उसका असर हमारे दिमाग के विकास पर भी पड़ा है और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। पर क्या हमारे दिमाग का शारीरिक कसरत से कुछ लेना देना है? जवाब है हां। साइंटिस्ट्स ने उम्र के बढ़ने को देखते हुए दिमाग पर एक्सरसाइज के फायदेमंद इफेक्ट्स की खोज की है। उनके हिसाब से हमारा दिमाग एक दिन में 10 से 12 मील चलने या दौड़ने के लिए बना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दिमाग तब नहीं डेवलप होता जब हम आराम कर रहे होते हैं, बल्कि यह तब डेवलप होता है जबकि हम मेहनत कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व लेने के लिए मोटिवेट करती है और ये न्यूट्रिएंट्स सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि ब्रेन के लिए भी जरूरी होते हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी हेल्थी आदत है जिससे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, नई ब्लड वेसल्स बनती हैं और उसके साथ ही बाकी के प्रोसेस भी स्मूथ होते जाते हैं। वैसे तो हमारे दिमाग का वजन पूरे शरीर के वजन का बस 2% होता है, लेकिन ये उसकी 20% एनर्जी कंजम्पशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ना सिर्फ हेल्थी और बेटर फील करते हैं बल्कि आपके सोचने की पावर भी इफेक्टिव हो जाती है। इस प्रोसेस को और भी बेटर तरीके से समझने के लिए रोड सिस्टम के बारे में सोचते हैं। 1800 के दशक की शुरुआत में एक अंग्रेज इंजीनियर ने देखा कि व्यापारियों को खराब ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर सामान लाने ले जाने में काफी दिक्कत होती है और समय भी बहुत लगता है। तो उस इंजीनियर ने उन ऊबड़ खाबड़ और बजरी की परतों के साथ सड़कों को कोट करने के लिए एक तकनीक डेवलप की ताकि उन्हें ज्यादा स्मूथ बनाया जा सके, जिसके ऊपर से आना जाना आसान हो सके। इंजीनियर का यह आइडिया काफी तेजी से पॉपुलर हुआ और लोगों ने रियलाइज किया कि बेहतर सड़कों का मतलब सामान लाने और ले जाने में आसानी और उससे समय भी बचता है। तो ऐसे ही जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम भी अपनी बॉडी में ऐसे ही चेंजेस लाते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ बना देता है और बॉडी अच्छे से वर्क करती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एक्सरसाइज हमारी मेंटल हेल्थ में वाकई सुधार ला सकती है? रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज से हमारे दिमाग को ब्लड मिलता है एंड ये ब्लड दिमाग को ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्रोटीन्स को एनर्जाइज करता है जो न्यूरॉन्स को जोड़ता रहता है। हफ्ते में केवल 2 बार एरोबिक्स एक्सरसाइज करने से मनोभ्रंश रोग यानी डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है और साथ ही इससे अल्जाइमर का रिस्क भी लगभग 60% तक कम हो जाता है। तो जितना अधिक आप एक्सरसाइज करेंगे आपका दिमाग और शरीर उतना ही स्वस्थ और मजबूत होगा। अगर मेडिना के वर्ड्स में कहा जाए तो अगर आपको अपनी थिंकिंग स्किल्स बढ़ानी है तो मूव यानी चलते रहिए। तो हम भी इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम जानेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के रूल के बारे में। सर्वाइवल, इंसान के दिमाग को जाने, पार्ट 1। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह एक्सरसाइज करके ब्रेन को स्ट्रांग किया जा सकता है और अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप इजीली अपनी एज को बढ़ा सकते हैं।
लेकिन आखिर ये ब्रेन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ, हमारी बॉडी और उसकी फंक्शनिंग सब कुछ इस पर डिपेंड करता है? तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट डे ह्यूमन की, तो यह ह्यूमन का एक बेहद इवॉल्व फॉर्म है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और अडेप्टेबिलिटी बाकी कई सारी स्पीशीज से काफी ज्यादा हैं। पेड़ों से लेकर सवाना तक का हमारा सफर इन्हीं क्वालिटीज की वजह से इतना सक्सेसफुल हो पाया है। हमने अपनी कोशिशों के साथ साथ और भी दूसरी स्पीशीज की क्वालिटीज को अडॉप्ट किया है और उससे अपने सर्वाइवल में बखूबी यूज किया है। और ये सब खेल है ब्रेन का। पर आखिर किस तरह से हमारा ब्रेन ऐसे डेवलप हुआ? एक रिसर्च के हिसाब से दुनिया में एक टाइम पे रहने वाले सभी स्पीशीज में से ऑलमोस्ट 99.99 स्पीशीज आज विलुप्त हो चुके हैं। तो सोचिए कि आखिर हम में ऐसा क्या था कि हम आज भी सरवाइव कर रहे हैं, और न सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं बल्कि लगातार ग्रो भी कर रहे हैं। इन सब के पीछे है हमारा ब्रेन और उसके टैक्टिक्स। एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ सरवाइव करने के दो तरीके हैं। पहला, आप मजबूत बन सकते हैं। दूसरा, आप चालाक बन सकते हैं। और हम ह्यूमंस ने दूसरा वाला तरीका चुना। यह सुनने में थोड़ा और लगता है, लेकिन हमारी जैसी शारीरिक मजबूत ना रहने वाली रेस ताकत से नहीं बल्कि दिमाग के बल पर दुनिया पर कब्जा कर सकती है। रिसर्चर जूडी ने इस पर काफी डीपली रिसर्च करने के बाद डुअल रिप्रेजेंटेशन थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसान उन सभी चीजों को बना सकते हैं जो वो नहीं है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कल्पना कर सकते हैं। हमारा ब्रेन सिंबॉलिक चीजों को भी रियलिटी में देख सकता है। हमारा ब्रेन एक बायोलॉजिकल टिश्यू है, बायोलॉजी के रूल्स को फॉलो करता है। और अगर रूल्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा रूल है सर्वाइवल थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। मतलब जिसे भी सफिशिएंट खाना मिलता है वो सरवाइव करता है, जो सरवाइव करता है वो सेक्स करता है, और जिसने भी सेक्स किया है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने सिम्टम्स दे सकता है। लेकिन इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने कौन सी स्टेजेस पार किए? आपने अगर वो एवोल्यूशन वाला चार्ट देखा होगा तो आप इसे समझ सकते हैं, जिसमें पहली ड्राइंग थी एक चिंपांजी की और आखिरी एक एस्टैब्लिश्ड ह्यूमन की। विथ टाइम सर्वाइवल्स के रूल्स चेंज हो रहे थे और नई ह्यूमन रेस पुराने खाली जगहों को फिल कर रही थी। यह सब कुछ एक ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ हुआ। अफ्रीका को सूखा और धूल भरे मैदानों में बदलने में करीब 10 मिलियन साल लगे होंगे। इसे गोल्डी लॉक्स इफेक्ट कहते हैं। अगर एनवायरमेंटल चेंजेस एकदम से हो गए होते तो क्लाइमेट रिलेटेड वायलेंस ने हमारे एंसेस्टर्स को कब का खत्म कर दिया होता, और आज न हम ये बोल रहे होते और न ही आप ये सुन रहे होते। हमें से कई लोगों को ये लगता है कि हमारे सर्वाइवल के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहे होंगे, और शायद ये सही भी हो। लेकिन हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स को बनाने वालों का काउंट कोई अराउंड 2000 ही रहा होगा। हम अगर बात करें हमारी प्रेजेंट एबिलिटीज की तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिसके बारे में रिसर्चर्स ने काफी बात की है। लेकिन हमारी इवोल्यूशन हिस्ट्री में कुछ और भी रहा होगा जिसने इंसान की सोच को इतना अमेजिंग बना दिया। कोई ऐसा रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन जिसने हमें इतनी स्ट्रांग एडेप्टेशन पावर दी है। फ्रेंड्स, इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे और जानेंगे उस चीज के बारे में जिसने हमारे सर्वाइवल को इतना स्ट्रांग और कॉम्पिटिटिव बनाया और हमें पहुंचाया वहां जहां हम आज हैं। एक ऐसी रेस जो आज दुनिया पर रूल कर रही है और दूसरे स्फेयर्स को भी एक्सप्लोर कर रही है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। आप सुन रहे हैं ब्रेन रूल्स मेरे यानी चेतन के साथ। सर्वाइवल, इंसान के दिमाग को जाने, पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले के एपिसोड्स में हमने जाना कि आखिर किस तरह से हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, और किस तरह से एक्सरसाइज और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज हमारी फंक्शनिंग और एज को इफेक्ट करती हैं। लेकिन आखिर ये इतना सब कुछ करने वाला ब्रेन है क्या, या किस तरह से ये प्रोग्राम्ड है? इन सवालों के जवाब जॉन मेडिना ने अपने रूल नंबर 2 में दिए हैं। आइए बताते हैं आपको कि आफ्टर ऑल ये ब्रेन है क्या। सबसे पहले तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जब ब्रेन वर्ड की बात करते हैं तो हमेशा ये प्लूरल होता है ना? सरप्राइजिंग। प्लूरल
कैसे? दिमाग तो एक ही है। वेल, आपको ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि हमारे स्कल के अंदर एक नहीं बल्कि 3 ब्रेन्स हैं। शॉकिंग लगा ना? लेकिन ये सच है, हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 3 दिमाग हैं। सबसे पहला है द लिजर्ड ब्रेन, जो हमारे रेगुलर लिविंग प्रोसेस में हेल्प करता है। दूसरा है कैट ब्रेन, और तीसरा उनके ऊपर जेलो की एक पतली सी परत की तरह, जिसे कोर्टेक्स कहते हैं। द थर्ड ब्रेन, या यूं कहें कि मोस्ट पावरफुल ह्यूमन ब्रेन। आइए थोड़ा डिटेल में आपको इन ब्रेन्स के बारे में बताते हैं। सबसे पुराना है द लिजर्ड ब्रेन। हाँ, एक छिपकली का दिमाग। ये सुनकर अजीब लगा ना? इस ब्रेन को लाइवली एज लास वेगास माना जाता है और हमारी बॉडी के मोस्टली हाउसकीपिंग कामों को कंट्रोल एंड मॉनिटर करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, स्लीपिंग एंड वॉकिंग, और भी बहुत कुछ। दूसरा है पैलियो यानी मैमेलियन ब्रेन, जो आपके और हमारे सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है, या जैसा कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 4 F's: फाइटिंग, फीडिंग, फीलिंग एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। इनके लिए ये ब्रेन वर्क करता है। एंड लास्ट में है तीसरा द ह्यूमन ब्रेन, जो सभी कॉम्प्लेक्स कामों के लिए जिम्मेदार है, और यही है द पिनिकल ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि हमारी प्रोग्रेस, ग्रोथ और सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रेन। ये तो हुई ब्रेन्स की बात, लेकिन अब एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा सामने आती है वो ये है कि हमसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम हमेशा हमारा ह्यूमन ब्रेन एक्टिव रखें, लेकिन इसमें हम ये भूल जाते हैं कि बाकी दोनों ब्रेन भी उस कल में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम ब्रेन रूल्स की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली रूल्स ह्यूमन ब्रेन के लिए ही हैं, जो कि ह्यूमंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एंड डेफिनेटली जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जॉन मेडिना ने इस रूल में यह बात बहुत क्लियरली बताई है कि हमारा सर्वाइवल अगर पॉसिबल हुआ है और अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा ब्रेन, या कहें कि हमारे तीनों ब्रेन्स जिन्होंने हमें अडेप्टेबल बनाया और हमने एनवायरमेंटल मुश्किलों को ओवरकम किया और एक डेवलप्ड स्पीशीज बने। अगर हम इस पूरे रूल के क्रक्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन एबिलिटी है एक चीज से दूसरी चीज को जोड़कर और उससे सीखकर आगे बढ़ने की, और ये बहुत यूनिक ह्यूमन टैलेंट है जो हमें हर दूसरे स्पीशीज से अलग बनाता है। ये ट्रेट या आदत हमारी जरूरत की वजह से हमें डेवलप हुई है ताकि ह्यूमंस एक दूसरे की इंटेंशंस और मोटिवेशंस को समझ सकें और इजीली ग्रुप्स में काम कर सकें। आफ्टर ऑल इवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरी चीज थी या है तो वो है हमारे ब्रेन्स को अलाइंड होकर काम करना। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। हम हमेशा कहते हैं कि 2 अलग अलग लोगों के दिमाग और उनके तरीके एक से नहीं हो सकते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या है जो हमें एक ही स्पीशीज होने के बावजूद एक दूसरे से अलग बना देता है? क्यों होते हैं हमारे ब्रेन्स और उनकी फंक्शनिंग बिल्कुल अलग? बहुत सारे ऐसे ही सस्पेंसफुल फैक्टर्स जिन्हें जानकर आपको पता चलेगा कि असली दिमाग का खेल है क्या। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। हर इंसान का दिमाग अलग तरह से वायर्ड है, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, ब्रेन रूल्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं ऐसे रूल्स की जो हमें यह जानने में मदद करते हैं कि आखिर एक इंसानी दिमाग काम कैसे करता है और किस तरह से एक इंसान उस दिमाग को नर्चर और प्रोसेस करके उसकी फंक्शनिंग एंड एबिलिटीज का ऑप्टिमम यूज कर सकता है। जॉन मेडिना ने एक बेहतरीन रिसर्च के बाद ये 12 रूल्स लिखे हैं। इन रूल्स की समझ के साथ हम शायद वो कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं। ब्रेन रूल्स की कड़ी में तीसरा रूल है एक दिमाग की प्रोग्रामिंग का। हम हमेशा ही अपनी लाइफ में बात करते हैं कंपैरिजन की और हमेशा ही ये देखते हैं कि कोई भी 2 लोग एक से नहीं होते, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज होती हैं। पर क्या रीजन है इसका? आफ्टर ऑल इवोल्यूशन के प्रोसेस में चीजें सभी के लिए एक जैसी रही, फिर भी लोग अलग हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे ब्रेन की मैपिंग। जी, ब्रेन की मैपिंग यानी हमारे दिमाग की बनावट, उसकी प्लानिंग एक दूसरे से अलग है। और इतना ही नहीं, ये लगातार बदलती भी रहती है।
मिचेल जॉर्डन की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि उनका करियर असफलताओं से भरा रहा। 1994 में दुनिया के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर में से एक और उस सदी में ESPN के 20th सबसे बड़े एथलीट्स में अपनी जगह बनाने वाले जॉर्डन ने अपने करियर के पीक पर बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल में अपना करियर बनाने की सोची और वो उसमें बेहद असफल रहे। वहीं दूसरी ओर केन ग्रिफे जूनियर उसी समय बेसबॉल की दुनिया के चमकते सितारे थे। आउटफील्ड पर उनके कैच देखकर ऐसा लगता था कि वो हवा में तैर रहे हों। पर ऐसा क्या था जो इन दोनों को एक दूसरे से इतना अलग बनाता था? आखिर इन दोनों की बॉडीज में ऐसा क्या चल रहा था? यह सारा खेल उनके ब्रेन सेल्स और उनके स्केलेटन के बीच की कम्युनिकेशन एबिलिटी पर डिपेंड करता था। एंड हां, इस पर भी कि आखिर उनके ब्रेन्स की वायरिंग कैसी है। इस पूरे फैक्टर को समझने के लिए हमारा यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे ब्रेन में क्या होता है, बिकॉज हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली सीख रहा है। इट ऑलवेज लर्निंग। जब हम दो लोगों की बात करते हैं, इवन तो आइडेंटिकल ट्विंस की, जिनके बारे में जिनके एक्सपीरियंसेस भी काफी हद तक एक जैसे होते हैं, उनकी भी एबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं या होती हैं। ये सब कुछ ब्रेन नर्व्स का गेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक बॉडी बिना नर्व सेल्स के इन्वॉल्व कर सके। हम भले ही इस प्रोसेसिंग के लिए ग्रेटफुल फील ना करें, लेकिन हमारी नर्व्स ऐसा नहीं होने देती। तो अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे ब्रेन की वायरिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और ये समय और लाइफ में होने वाले एक्सपीरियंसेस के साथ बदलती रहती है। जॉन मेडिना ने लिखा है कि आप जीवन में जो करते हैं और सीखते हैं वो शारीरिक रूप से आपके दिमाग की बनावट को बदल देता है। इट लिटरली रीराइट्स इट। अपने दिमाग को खाली मैप के रूप में इमेजिन करें जिसमें कोई सड़क नहीं है। मोर और लेस हर इंसान के दिमाग का ब्लूप्रिंट एक जैसा ही होता है। एक जैसी प्लेसेस, एक जैसी लोकेशंस और एक जैसे ही माइलस्टोन्स। लेकिन फिर भी दो अलग लोग कभी भी उस मैप पर एक जैसा या सिमिलर रोड मैप नहीं बनाते और ना ही सेम पैटर्न पर जोड़ते हैं। इट इज ऑलवेज डिफरेंट। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किन्हीं भी दो लोगों का दिमाग एक ही तरह से एक ही जगह पर एक ही तरह की जानकारी को स्टोर नहीं करता और यही वो बात है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है और उनकी डिफरेंट वर्किंग्स के लिए जिम्मेदार होती है। अब बात यह आती है कि आखिर ब्रेन की इस वायरिंग और इस डिफरेंट प्रोसेसिंग को आसानी से कैसे समझा जा सकता है। तो इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने ब्रेन की मैपिंग पर काम करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। हर इंसान का दिमाग अलग तरह से वायर्ड है, पार्ट 2। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं ब्रेन रूल्स की ऑडियो बुक समरी और हम बात कर रहे हैं किस तरह दो लोगों के ब्रेन्स की बनावट, उनकी वायरिंग सब एक दूसरे से अलग होती है और यही वजह है कि दो लोग और उनके काम करने का तरीका सब एक दूसरे से अलग होता है। आज के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है या तकनीक है जिसके थ्रू एक इंसान अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज या अपग्रेड कर सकता है। जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने जाना कि आप जिंदगी में जो करते हैं और सीखते हैं वो शारीरिक रूप से आपके दिमाग की बनावट को बदल देता है और किसी भी दो लोगों का दिमाग एक ही तरह एक ही जगह पर एक ही तरह की जानकारी को स्टोर नहीं करता है और यही वो बात है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है और उनकी डिफरेंट वायरिंग्स के लिए जिम्मेदार होती है। और ये सब होता है ब्रेन की डिफरेंट वायरिंग की वजह से। ये वायरिंग ही होती है जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट रीजियंस को आपस में जोड़ते हैं और जो किसी को एक अमेजिंग पियानिस्ट बना देता है तो किसी को चेस का मास्टर। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 3 की समझ होना। इस रूल को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीवन भर हम जिस भी इंसान के साथ बातचीत करते हैं वो उनके जीवन के अनुभव के हिसाब से हमसे बिल्कुल अलग होता है और इनफैक्ट हर पर्सन अपने एक्सपीरियंसेस से शेप हुआ होगा। सो डेफिनेटली हम लोगों को बेहतर ढंग से पढ़ना और समझना सीखना होगा और ये थ्योरी ऑफ माइंड स्किल्स के साथ किया जा सकता है। दो अलग अलग लोगों के ब्रेन के अलग अलग रीजन्स भी डिफरेंट रेट पर डेवलप होते हैं। लोगों की इंटेलिजेंस जज करने के कई तरीके होते हैं।
जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में बताया था कि जरूरी नहीं कि दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस वाले लोग एक फील्ड में एक जैसा ही परफॉर्म करें, और उनकी इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू टेस्ट से जज नहीं की जा सकती। समझदार होने का या किसी को समझदार समझने के हजारों तरीके हैं, और ये सब उनके दिमाग की वायरिंग पर डिपेंड करता है। हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि हर स्टूडेंट का दिमाग, हर एम्प्लॉय का दिमाग, हर कस्टमर का दिमाग अलग तरह से जुड़ा होता है, और शायद इसीलिए कुछ लोग आईक्यू टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ नहीं। एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन मेडिकल डॉक्टर एरिक कंडेल, जो साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन रखते थे और एक न्यूरो साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने अपनी खोज के लिए सन 2000 में फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार जीता कि सी स्लग में एक सिंगल न्यूरॉन नए एक्सॉन्स एंड डेंड्रिट्स को डेवलप कर सकता है, और ये भी कि जब लोग कुछ सीखते हैं तो उनके दिमाग की वायरिंग भी बदल जाती है। दिस एक्सप्लेन्स कि मेरा दिमाग आपके दिमाग से बिल्कुल अलग क्यों होगा। हम सभी के जीवन के अलग अलग अनुभव होते हैं जो हमारे दिमाग का निर्माण करेंगे और उसे शेप देंगे। तो अब एक चीज जो पूरे रूल में क्लियरली समझ में आती है वो ये कि हम कॉन्स्टेंटली जो दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं उसकी कोई जरूरत ही नहीं। ऐसा हमें हमारे एक्सपीरियंसेस बनाते हैं, तो हम एक हो ही नहीं सकते, हमारी कैपेबिलिटीज एक नहीं हो सकती। सो नो नीड फॉर हैसल्स। हमें जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो है लर्निंग। हमें यह मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हों जो हमें एक बेटर शेप दे सकें, क्योंकि हम जितना सीखेंगे उतना ही ब्रेन डेवलप होगा और उसी डायरेक्शन में होगा जिसे हम चाहते हैं। सो जो भी हमारे डिजायर हो, हमें उसी से रिलेटेड नॉलेज पर फोकस करना चाहिए। सो इवेंचुअली द की इज कि हम किस तरह से अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ऑनर करें। दोस्तों, इस रूल के बाद नेक्स्ट रूल वो है जिसकी शायद हम सबको बहुत जरूरत है। वो रूल है ध्यान का। रूल ऑफ अटेंशन, जो बात करता है हम किस चीज पर कितना ध्यान देते हैं और आखिर हमारा मेजर फोकस कहां होना चाहिए। आफ्टर ऑल, सक्सेस एंड लाइफ ये सब फोकस पर ही तो डिपेंड करता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। अटेंशन मतलब ध्यान। हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। पार्ट 1। हेलो दोस्तों, ऐसा कितनी बार होता है कि हम कुछ देख रहे होते हैं और 10 मिनट से ज्यादा उसे झेल पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और हम उससे ऊब कर वहां से खिसक लेते हैं, होता है ना। पर कभी सोचा है कि क्यों हम बोरिंग बातों या चीजों को इग्नोर कर देते हैं? क्यों कई बार वहां बैठे होकर भी हमें याद नहीं होता कि आखिर किस बारे में बात हो रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन कभी भी बोरिंग बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता और ना ही देता है और उन्हें इग्नोर कर देता है। दोस्तों, ब्रेन रूल्स सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 4 की, जो कि है रूल ऑफ अटेंशन, यानी ध्यान का नियम। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि ध्यान या अटेंशन एक ऐसी चीज है जिसके साथ लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर हम सबने स्ट्रगल किया होगा, और जब हम अटेंशन देने में अनसक्सेसफुल हो गए होंगे तो हमने खुद पर भी काफी डाउट भी किया होगा, है ना। पर शायद कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि हम कई बार चीजों पर फोकस नहीं कर पाते। जॉन मेडिना ने अपने रूल्स में चौथे नंबर पर यानी रूल नंबर 4 में इसी बारे में बात की है। वे कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि दर्शक 10 मिनट के बाद चेकआउट करते हैं, या कि हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और शायद इसीलिए मल्टीटास्किंग को एक अच्छा आइडिया नहीं समझा जाता। लेकिन सच क्या है? वेल, ये थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है अगर हम कहें कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग जैसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अटेंशन की बात आती है या कहें कि किसी चीज पर फोकस करने की बात आती है तो हमारा दिमाग एक से ज्यादा टास्क पर एक ही टाइम पर फोकस नहीं कर सकता। ये मल्टीटास्किंग के लिए डेवलप है ही नहीं। इसलिए भले ही आप गाड़ी चलाते समय अपने सेल फोन पर बात करने की कोशिश करें और आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका दिमाग दोनों एक्टिविटीज के बीच लगातार चालू और बंद होता रहता है, यानी कि कॉन्स्टेंटली स्विच करता रहता है। असल में जब हमें लगता है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्क कर रहा है तो एक्चुअली में हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है
उस वक्त हमारा दिमाग एक टास्क से दूसरे टास्क के बीच में केओटिक सिंगल टास्किंग कर रहा होता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इट इज लिटरली इम्पॉसिबल टू मल्टीटास्क, मतलब मल्टीटास्किंग असंभव है। हमारे ब्रेन की अटेंशनल स्पॉटलाइट एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर सकती है। मजेदार बात यह है कि अगर आपने इस फैक्ट के बारे में सुना होगा कि औसत इंसान का ध्यान सुनहरी मछली यानी गोल्ड फिश की तुलना में कम होता है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इंसान का ध्यान कम हो रहा है या सुनहरी मछली का ध्यान विशेष रूप से कम है। यह तो सिर्फ एक कहावत है, लेकिन यह सच है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है। तो फिर हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी का क्या? कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं? वेल, जहां प्रॉब्लम है वहां सोल्यूशन तो होगा ही। तो जॉन मेडिना ने हमारे इन सवालों के जवाब भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे हम अपने ब्रेन को और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं और ज्यादा फोकस भी। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम रिवील करेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनको फॉलो करने से आपका ब्रेन वाकई ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। अटेंशन मतलब ध्यान। हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। पार्ट 2। फ्रेंड्स, ब्रेन रूल्स की सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बात की कि किस तरह हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है और शायद यही वजह है कि हमें फोकस करने में इश्यूज होते हैं या हम बोरिंग चीजों से ऊब जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन चीजें बहुत ज्यादा याद नहीं रख सकता, स्पेशली अगर वो बोरिंग है तो। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी लाइफ में अब तक देखे गए हर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपके लिए किसी भी चीज पर 10 मिनट से ज्यादा समय तक ध्यान देना इम्पॉसिबल है। लेकिन आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं कि रूल नंबर 4, जहां जॉन मेडिना ने हमें कुछ तरीके भी बताए हैं। हम जानते हैं कि जब ऑडियंस 10 मिनट के बाद चेकआउट कर रहे होते हैं तो हम स्टोरी सुनाकर या कोई फुल ऑन इमोशन से भरा इंसिडेंट नैरेट करके उनका ध्यान वापस खींच सकते हैं। एंड इट डज वर्क। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इमोशनल अराउजल ब्रेन को और ज्यादा सीखने में हेल्प करता है। एक साइंटिस्ट माइकल पैसनर ने एक थ्योरी डेवलप की जिसका नाम है अलर्टिंग और अराउजल नेटवर्क। ये किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी के लिए सेंसरी एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है। ये एक नॉर्मल लेवल है जिस पर हमारा ब्रेन हमारे सराउंडिंग्स वर्ल्ड पर अटेंशन दे रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस मेमोरीज को क्रिएट करने और उन्हें इंटैक्ट रखने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को या पाठ को यादगार बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि किसी तरह अपने दर्शकों या क्लास के साथ एक कहानी के साथ जुड़ें जिससे वे इमोशनल लेवल पर जुड़ते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे इमोशंस हमारे ब्रेन और उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस ऑडियंस के मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं और ऑडियंस आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। वो आपके साथ एक कनेक्ट फील करेंगे और आप पर उनका ट्रस्ट और कनेक्ट काफी डीप लेवल पर होगा। हमारा दिमाग और हम पैटर्न्स को देखने में काफी बेटर हैं। इवन कोई भी ऐसा इवेंट जिसे हमने डिटेल में देखा हो या रिकॉर्ड किया हो, हम उसकी मीनिंग को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारा दिमाग बहुत सारे ग्राउंड्स पर वर्क करता है और बहुत सारी चीजों से इसकी वर्किंग इफेक्ट होती है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गैप या हॉल्ट्स। हमारे दिमाग को टाइम टू टाइम एक गैप की या आराम की जरूरत होती है और ऐसे ही ये टाइम इंटरवल्स एडवर्टीजमेंट जैसे होते हैं जो मूवी के बीच बीच में आते हैं। किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए या अपनी बातों को इफेक्टिव बनाने के लिए हम अपनी ऑडियंस को हुक करके रखें और ऐसा करने के कई तरीके हैं जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इमोशंस का। सो अगर हमें चाहिए कि हमारी ऑडियंस का ध्यान हम पर से नहीं हटे या वो बोर ना हो तो ये जरूरी है कि हम हर 9 मिनट 59 सेकंड पर कुछ ऐसी इमोशनल एक्टिविटी करें जो उन्हें हमारे साथ बांध कर रख सके। एक वाइडली रिसर्च पर्सपेक्टिव के साथ जॉन मेडिना ने अपने 4th रूल में यह बताया है कि हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं बातों या चीजों पर ध्यान देता है जो उसे इंटरेस्टिंग लगती हैं या जिनसे वो इमोशनल ग्राउंड्स पर कनेक्टेड फील करता है। दोस्तों, इस सीरीज के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे अगले ब्रेन रूल की
यानी ब्रेन रूल नंबर 5, जो बात करता है मेमोरी यानी याददाश्त की। ये ब्रेन रूल हमें बताता है कि आखिर किस तरह एक अच्छे फोकस के साथ हम हमारी मेमोरी को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। आफ्टर ऑल शार्प मेमोरी किसे नहीं चाहिए होती। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मेमोरी सीक्रेट्स और जानेंगे कि क्या करना चाहिए स्ट्रांग मेमोरी के लिए। मैं हूं चेतन, आप मेरे साथ सुन रहे हैं ब्रेन रूल्स बुक की ऑडियो बुक समरी। हमारे साथ यूं ही बने रहें। शॉर्ट टर्म मेमोरी, याद रखने के लिए रिपीट करते रहें, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, दिमाग को जानने और बेहतर बनाने की इस अमेजिंग सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है और वो कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं टू हैव एन अमेजिंग ब्रेन। हमने अब तक बात की जॉन मैडिना के फाइंड किए हुए 4 रूल्स की। अब हम बात करेंगे एक ऐसे रूल की जो शायद हम सब के लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आफ्टर ऑल बिना मेमोरी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। रोमन लोग एक कहावत कहते हैं, रिपीटियो मैटर स्टूडियोरम सेट, जिसका मतलब है रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसे दोहराना जरूरी है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब भी आप किसी चीज को याद रखने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग एक प्रोसेस से गुजरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी मेमोरी कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारे ब्रेन के पास कई तरह के मेमोरी सिस्टम्स हैं। बेसिकली ये 2 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर हम रूल की बात करें, ये रूल हमें बताता है कि कुछ भी याद रखने के लिए उसे दोहराया जाना चाहिए या कम से कम इसे हमारी शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी से बाहर खींचना चाहिए। मेमोरी 2 तरह की होती हैं, डिक्लेरेटिव जो कि तथ्यों यानी फैक्ट्स को याद रखने में काम आती हैं, और नॉन डिक्लेरेटिव जो कि उन बातों के लिए होती हैं जिन्हें समझने में हमें मुश्किल होती है, जैसे कि हम एक साइकिल कैसे चलाते हैं, या वो बातें या चीजें जिनके पीछे के कारण हमें समझ नहीं आते या जिन्हें हम समझा नहीं पाते। जॉन मैडिना का ये ब्रेन रूल हमें हमारी मेमोरी सिस्टम को समझने में मदद करता है और साथ ही हमें बताता है कि आखिर हमारी मेमोरी का काम क्या है। क्या आपको पता है, जब आप कोई चीज देखते हैं या उसे याद करते हैं तो उस बात का या उस इंफॉर्मेशन का एक्चुअली में होता क्या है? जैसे ही इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आती है और जब भी हम किसी बात को या जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उसे इनकोड करके फ्रेगमेंट्स में बांट देता है और उसे कोर्टेक्स के अलग अलग रीजन्स में स्टोर करने के लिए भेज देता है। हालांकि जब तक आप बार बार जानकारी को डिकोड करने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक आपका दिमाग कोड भूल जाता है और इस तरह आप जानकारी भूल जाते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी बेसिकली एक 3 स्टेप प्रोसेस की बात करती है, जिसमें पहला स्टेप होता है इनकोडिंग। अब पहले ये जानते हैं कि ये इनकोडिंग आखिर काम कैसे करती है। जब भी कोई जानकारी हमारे दिमाग में आती है तो ये एक ऐसे चलते हुए ब्लेंडर की तरह काम कर रहा होता है जिसका लिड खुला छोड़ दिया गया हो। तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन इसमें आती है, ये उसके पीसेस करके हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देता है। हम उन बातों या चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं या जिन्हें हमने अच्छी तरह से इनकोड किया होता है, यानी कन्वर्ट किया होता है, या फिर पर्सनली उसे एक्सपीरियंस किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक फोन नंबर याद करना है, जो कि आजकल हमें नहीं करना होता थैंक्स टू मोबाइल फोन्स, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उन नंबर्स को किसी पिक्चर या इमेज से एसोसिएट करने की, सो ये नंबर अपने दिमाग में अच्छी तरह से इनकोड हो सकें। याद करने के लिए मेथड को रेडिकुलस एसोसिएशन कहा जाता है। आप जितनी क्रेजी इमेज को यूज करेंगे, आपको नंबर उतने ही अच्छे से याद रहेगा। सुनने में आपको शायद ये काफी स्टूपिड लगे, लेकिन इतनी बड़ी या लंबी सी कहानी दिमाग में स्टोर करना इज मैड। लेकिन रियलिटी में स्टोरी जितनी कॉम्प्लेक्स होगी उतना ही आपको याद होगा। दोस्तों, डिक्लेरेटिव मेमोरी के बाकी के 2 स्टेप के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां आप जान सकेंगे कि आखिर क्या है वो तरीके और कैसे काम करती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, याद रखने के लिए रिपीट करते रहें, पार्ट 2। हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी इस अमेजिंग सीरीज में बात कर रहे हैं जॉन मैडिना के ब्रेन रूल्स की।
जो कि आपको बताते हैं आपके ब्रेन के बारे में, और साथ ही आपको बताते हैं ऐसे तरीके जिनसे आप अपने ब्रेन को बना सकते हैं एक सुपर ब्रेन। आफ्टर ऑल, किसी भी चीज को सुपर बनाने के लिए उसे जानना बेहद जरूरी है। तो इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी डिक्लेरेटिव मेमोरी की, और हमने ये समझने की कोशिश की कि किस तरह हमारा दिमाग एक इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसे प्रोसेस करता है और उसे स्टोर करता है। पिछले एपिसोड में हमने इस 3 स्टेप प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप को समझा, जो है इनकोडिंग, जहां हमने जाना कि किस तरह से दिमाग में आने वाली हर इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके इनकोड करके उसे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं अगली दोनों स्टेप्स की। इस प्रोसेस का अगला स्टेप होता है स्टोरिंग का। किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कोर्टेक्स के न्यूरॉन्स बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोर्टेक्स, जो कि ब्रेन का आउटर बार्क होता है, मेमोरी उस पर पूरी तरह से स्प्रेड होकर स्टोर होती है, न कि एक जगह कलेक्टिवली। इस प्रोसेस के बाद तीसरा और आखिरी स्टेप होता है रिट्रीवल का। अब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन याद की गई है तो उसे रिकॉल भी किया जाएगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर हमने किसी चीज या इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत समय तक बात नहीं की है तो हम अक्सर उसे भूल जाते हैं, स्पेशली इन स्टडीज। अगर कोई टॉपिक बहुत लंबे समय तक नहीं पढ़ा गया है तो उसे भूल जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और फिर हमें उसे याद करने में दिक्कत होती है। तो अब अगर हमें कोई जानकारी याद करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली याद तब किया जा सकता है जब आप उस टाइम को या उस सराउंडिंग को रिट्रीव कर सकें। जब उस इंफॉर्मेशन को पहली बार इनकोड किया गया था, आपको सबसे अच्छी तरह से वो इंफॉर्मेशन तभी याद आ जाती है जब हम उसी सेम इन्वायरमेंट में खुद को मेंटली रख पाते हैं। इसके अलावा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन तब भी बहुत अच्छे से याद आ जाती है जब वो इंफॉर्मेशन एलैबोरेट, मीनिंगफुल और कॉन्टेक्चुअल हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब वी कैन रीलिव दैट मोमेंट। ज्यादातर इंसिडेंट्स जो ऐसे होते हैं जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जा सकता है या जिनसे कुछ भी सीखा जा सकता है, वो मोस्टली याद करने से पहले कुछ सेकंड में ही प्रोसेस हो जाते हैं। इसलिए हम जितना एलैबोरेट वे में किसी बात को इनकोड करेंगे, उसे याद रखने में हमें उतनी ही आसानी होगी। और जैसा कि पहले भी कहा गया है कि अगर आप किसी भी बात या इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहते हैं तो अपने आप को उसी सेम एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करें जिसमें वो स्टोर की गई थी, और साथ ही उस चीज को बार बार दोहराते रहें, क्योंकि ऐसा करने से वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। और यही है हमारा ब्रेन रूल नंबर 6, जहां हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, यानी इंफॉर्मेशन को बहुत लंबे समय तक याद रखना। तो आप बने रहिए हमारे साथ। लॉन्ग टर्म मेमोरी, चीजों को दोहराते रहें, पार्ट 1। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन रूल्स की इस अमेजिंग सीरीज में अब तक हमने जाना कि किस तरह हमारा दिमाग काम करता है, और हमने जाना कि ऐसे कौन से तरीके और चीजें हैं जिन्हें करने से हम अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग एनहांस कर सकते हैं। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह हमारे ब्रेन की शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्क करती है, किस तरह हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर उसके टुकड़े करके या उसे इनकोड करके दिमाग के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर देता है, और फिर हम उसे जरूरत के हिसाब से रिट्रीव करते हैं। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर्ड चीजें हमें लंबे समय तक सिर्फ तभी याद रह सकती हैं जब उन्हें रिवाइज किया जाए। बात की जाए लॉन्ग टर्म मेमोरी की, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत लंबे समय तक याद रखने की, जो कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम सब फेस करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जॉन मेडिना ने ब्रेन रूल्स के बारे में बात करते हुए यह बताया कि आखिर ऐसा क्या है जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन या बात को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और ये सब उन्होंने बताया है ब्रेन रूल 6 में। जॉन मेडिना कहते हैं कि ज्यादातर यादें मिनटों में गायब हो जाती हैं, लेकिन जो बच जाती हैं वो विद टाइम के साथ और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। अब बात आती है वर्किंग मेमोरी की। एक साइंटिस्ट एलन बैडली ने वर्किंग मेमोरी को 3 कंपोनेंट्स मॉडल, ऑडिटरी, विजुअल एंड एग्जीक्यूटिव में डिफाइन किया है। इसके अकॉर्डिंग पहला कंपोनेंट हमें ऑडिटरी इंफॉर्मेशन यानी सुनी हुई जानकारी को रिटेन करने में हेल्प करता है।
बैडली ने इसे साउंड डाइड लूप कहा है। और सेकंड कंपोनेंट हमें विजुअल इंफॉर्मेशन स्टोर करने में हेल्प करता है। एंड द थर्ड कंपोनेंट एक कंट्रोल टास्क है जिसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जिसका काम हमारी वर्क मेमोरी में सारी एक्टिविटीज का ट्रैक रखना है। हमारे दिमाग में सारी चीजें लाइब्रेरी मॉडल में स्टोर होती हैं। एक लाइब्रेरी की ही तरह हमारे दिमाग में चीजें स्टोर हो जाती हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें रिट्रीव किया जाता है। एंशिएंट फिलोसफर्स एंड मॉडर्न साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिकैप्चरिंग सिस्टम होते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए और उस मेमोरी को हमारे दिमाग में आए हुए कितना टाइम हुआ है, यानी कब हमने पहली बार उस इंफॉर्मेशन को गैदर किया था। हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कुछ ही मिनटों में गायब हो जाती हैं और हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमने 30 दिन पहले किस क्लास में क्या सीखा था या किसी से क्या सुना था। तो हम कैसे गारंटी दे सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनी रहेगी या रिटेन करेगी। अब बात यह आती है कि आखिर ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनती कैसे हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरीज तब बनती हैं जब हिपोकैम्पस एंड कॉर्टेक्स के बीच एक टू वे कम्युनिकेशन होता है। जब तक कि हिपोकैम्पस उस कनेक्शन को ब्रेक नहीं कर देता और मेमोरी कॉर्टेक्स में फिक्स हो जाती है, विच कैन टेक ईयर्स, मतलब उसमें सालों भी लग सकते हैं। और एक बार जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आपको कुछ भी याद रखने के लिए सोचने की या एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका ब्रेन ये काम बाय डिफॉल्ट कर लेता है। लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब क्या है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये कैसे किया जा सकता है। और इस बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में, जहां हम बताएंगे कि कैसे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए सेव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, चीजों को दोहराते रहें पार्ट 2। हेलो दोस्तों, ब्रेन रूल सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में। हमने पिछले एपिसोड में बात शुरू की थी ब्रेन रूल नंबर 6 की, जहां हमने बताया कि आखिर लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी किस तरह से बनती है और वर्किंग मेमोरी के 3 कंपोनेंट मॉडल के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल टर्म्स में लॉन्ग टर्म मेमोरी किस तरह से काम करती है और साथ ही ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इंफॉर्मेशन को सेव कैसे किया जा सकता है। बात करें अगर मेमोरी की, तो मेमोरी एक्चुअल इवेंट से रिलेटेड नहीं होती, ये एक्चुअली रीमैन्युफैक्चरेबल होती है, जो एक ऐसी स्टोरी बना लेती है जो रियलिटी से ज्यादा हाइपोथेटिकल होती है। इसीलिए विथ टाइम ब्रेन का रिट्रीवल सिस्टम एक ग्रेजुअल स्विच से गुजरता है और स्पेसिफिक और डिटेल्ड रिप्लिका से जनरल और एब्स्ट्रैक्ट रिकॉल में शिफ्ट कर जाता है। हमारा दिमाग हमें रियलिटी का केवल एक अप्रॉक्सीमेट व्यू देता है, क्योंकि वे पुरानी इंफॉर्मेशन या मेमोरीज को नई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के साथ मिक्स कर देता है और फिर उन्हें एक साथ एक जगह पर कलेक्ट कर लेता है। बात करें अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में सेव करने की, तो सबसे जरूरी और याद रखने वाली बात यह है कि यदि हमें कुछ याद रखना है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें उस इंफॉर्मेशन को लगातार टाइम टू टाइम रिवाइज या रिपीट करते रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी को प्रैक्टिकली यूज करने की बात की जाए तो हम उसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर स्कूलों में होमवर्क को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, इसके बजाय हॉलिडे रिव्यू शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर हम 3-4 दिन में हम अपनी क्लास का होमवर्क रिवाइज करते रहते हैं तो शायद हमें कभी भी अपने होमवर्क के लिए एफर्ट्स करने की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा ऐसा क्या है जिसे करने से हम किसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर सकते हैं। लेकिन अब इस लॉन्ग टर्म मेमोरी को ज्यादा रिलायबल कैसे बनाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को रिलायबल बनाने का बेस्ट तरीका है कि हमें टाइम टू टाइम उसमें नई जानकारी को ऐड करते रहना चाहिए और समय समय पर उसे रिवाइज करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी कई ब्रेन रूल्स अभी बाकी हैं, जिनके बारे में बात करेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से आपकी नींद यानी आपकी स्लीप आपके ब्रेन को इफेक्ट करती है
और किस तरह से हम नींद और अपने स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस करके अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। स्लीप, अच्छी नींद लें और अच्छा सोचें, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, ब्रेन रूल्स के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन कर पाना इम्पॉसिबल लगता है। यह कहा जाए कि उसके बिना लाइफ की कंप्लीट साइकिल ही बिगड़ जाती है। एक अमेजिंग कोजी समर आफ्टरनून हो या फिर सर्दियों की सुबह, नींद एक ऐसी चीज है जो शायद सभी को प्यारी लगती है, लेकिन हमारी आजकल की हेक्टिक लाइफस्टाइल के चलते सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हैम्पर हो रही है तो वो है हमारी स्लीप। जी हां, बात करें अगर ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग की तो स्लीप या नींद एक ऐसी चीज है जिस पर इसका बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। और शायद इसीलिए जब जॉन मेडिना ने ब्रेन रूल्स पर रिसर्च की तो उन्होंने स्लीप पर एक कंप्लीट चैप्टर लिखा जो बताता है कि किस तरह एक अच्छी नींद के साथ यानी एक अच्छे स्लीप रूटीन के साथ हमारा दिमाग बेहतरीन तरीके से काम करता है। ईयर 1965 में 17 साल के रैंडी गार्डनर ने यह डिसाइड किया कि अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए वो 11 दिन तक बिल्कुल भी नहीं सोएगा। एंड टू एवरीवन्स सरप्राइज, उसने उस साल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, सबसे ज्यादा टाइम तक बिना सोए रहने का। इस प्रोजेक्ट ने साइंटिस्ट विलियम डैम का अटेंशन ग्रैब किया और उनको गार्डनर पर रिसर्च करने की परमिशन मिल गई। और जब उन्होंने रैंडी के स्लीप पैटर्न और बिहेवियर को डीपली स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि एक्चुअली उस टीनेजर ब्रेन में क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज हुई, कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए। बट उन्हें एक बात जो पता चली कि ना सोने की वजह से गार्डनर में बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आए जो कि डिफरेंट और अनयूजुअल थे। गार्डनर बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा, भुलक्कड़ और डिप्रेस हो चुका था, जो काफी ऑब्वियस है क्योंकि ना सोने की वजह से उसका ब्रेन बहुत ज्यादा थका हुआ था और ये उसका ही रिजल्ट था। और अपने प्रैक्टिकल के 5th डे पर गार्डनर के दिमाग में होने वाले चेंजेस अल्जाइमर के सिम्टम्स क्रिएट कर रहे थे। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप हर दिन लगभग 3 बजे टायर्ड फील करते हैं? अगर हां तो क्या आप जानते हैं क्यों? नहीं, ये आपके काम या बच्चों के कारण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रेन को एक्चुअली टाइम टू टाइम नैप की रिक्वायरमेंट होती है। रिसर्चर्स ने रात की ही नहीं दिन की नींद पर भी रिसर्च की है और पाया कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए दिन में नैप्स लेना भी बहुत हेल्प करता है। हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली एक टिफ में रहता है बिटवीन सेल्स एंड केमिकल जो हमें सुलाने की कोशिश करते हैं, वो सेल्स और केमिकल्स जो हमें जगा के रखते हैं। चलिए इसे दूसरी तरह से समझते हैं। सोना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसे इवोल्यूशन कभी भी इनकरेज नहीं करता, बिकॉज आफ्टर ऑल अगर आपके पास हर समय शेर या दूसरे जंगली जानवर घूम रहे हों तो 8 घंटे की नींद एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी स्लीपिंग आवर्स तक एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इसका रीजन क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्पेशली आफ्टरनून नैप। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे स्लीप की इंपॉर्टेंस की और किस तरह से यह हमारे सोचने की ताकत यानी हमारी थिंकिंग एबिलिटीज को इफेक्ट करती है। स्लीप, अच्छी नींद लें और अच्छा सोचें, पार्ट 2। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन रूल सीरीज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं स्लीप की और हमारी थिंकिंग एबिलिटीज की। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि नींद की कमी से अटेंशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, वर्किंग मेमोरी, मूड, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इवन मोटर डेक्सटेरिटी भी अफेक्ट होती है। अगर प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स की बात की जाए तो देर तक जागते रहना, देर से उठना या अच्छी नींद नहीं लेना कोई अच्छी बात नहीं है और ना ही ये इन ट्रेंड है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक विगोरस रिदमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं। मे बी वो उस दिन की गई सारी एक्टिविटीज को प्रोसेस कर रहे होते हैं। आज के टाइम में अपनी बॉडी और माइंड को इन सिंक रखने के लिए ये जरूरी है कि हम एक प्रॉपर स्लीप लें। एक अच्छे स्लीप पैटर्न को फॉलो करने से हम अपनी ब्रेन एक्टिविटीज को इनलाइन कर पाते हैं
और ऐसा करने के लिए वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हम जो भी कर सकते हैं एक अच्छी नींद के लिए वो हमें करना चाहिए। बहुत से ऐसे स्लीप ऐप भी हैं जिनका यूज हमें देखने या मॉनिटर करने के लिए कर सकते हैं कि आखिर हम कितनी अच्छी तरह से सो रहे हैं। साथ ही ये ऐप लॉग रैम स्लीप, गहरी नींद और हल्की नींद, और आपको एक स्कोर दे सकता है जो ये दिखाता है कि नेक्स्ट डे आपका मेंटल लेवल क्या होगा, मतलब आपका दिमाग कितना एक्टिव होगा। किस इंसान को कितनी नींद की जरूरत है या उन्हें कब किस समय नींद आती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन आफ्टरनून नैप अपने आप में एक यूनिवर्सल बायोलॉजिकल ड्राइव है जिसकी अर्ज हम सभी को होती है। डोंट यू बिलीव अस? एक रिसर्च की माने तो 26 मिनट की एक झपकी ने नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस में 34% तक इंप्रूवमेंट शो की है। डॉक्टर मेडिना इस बात से एग्री करते हैं कि हर इंसान की नींद की जरूरत अलग होती है, लेकिन सर्कैडियन रिदम एक्सपर्ट डॉक्टर सचिन पांडा बताते हैं कि 8 घंटे की नींद हर किसी के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्लीप नहीं है, लेकिन 7-8 घंटे बिस्तर पर रहने का एम सबका होता है। इसका अर्थ है कि आप जाग सकते हैं और पढ़ सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं, और आप तब भी एक प्रोडक्टिव डे के लिए ट्रैक पर रहेंगे, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी में ऐसा कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन नींद की कमी हमारी बॉडी और ब्रेन को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करती है। सिंपल शब्दों में इसे समझने की कोशिश की जाए तो नींद की कमी के कारण बॉडी और ब्रेन के सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसका डायरेक्ट असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। हम फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें तो हमेशा ही ये कहा जाता है कि एक अच्छी फिजिक पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कम से कम 7 घंटे की नींद लें, यानी कि हमारी बॉडी को 7 घंटे के मिनिमम रेस्ट की नीड होती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसके साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एपेटाइट लॉस, टायर्डनेस, स्लॉगिंग ऑफ ब्रेन एंड और भी बहुत कुछ। स्लीप रूल यूज करके, यानी हम अपनी लाइफस्टाइल में एक प्रॉपर स्लीप रूटीन ऐड करके हम एक बेहद प्रोडक्टिव इंसान बने रह सकते हैं। और इन सब के लिए आपको क्या करना है? अपनी स्लीप को, उसके पैटर्न को प्रॉपर मॉनिटर करना है। सो अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इट्स टाइम फॉर स्लीप रिवॉल्यूशन। सो ये तो हमने जान लिया कि एक अच्छी प्रोडक्टिव फंक्शनिंग बॉडी एंड ब्रेन के लिए नींद कितनी जरूरी है। ब्रेन रूल्स के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब आप और हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो आखिर उसका हमारे शरीर पर और दिमाग पर क्या असर होता है, और कैसे हम इस स्ट्रेस को ओवरकम करके अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड पर। स्ट्रेस हमारे दिमाग के लिए बहुत बुरा है, पार्ट 1। हम अगर हमारी लाइफस्टाइल की बात करें तो मोस्टली लोगों की जिंदगी आजकल पूरे वीक काम करने और वीकेंड के इंतजार में जाती है, और इसी के साथ हमारे ऊपर बिल्ड होता है स्ट्रेस। आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है? ब्रेन रूल्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्ट्रेस की, और किस तरह से हमारा ब्रेन अगर स्ट्रेस्ड होता है तो उसे सीखने में दिक्कत होती है। जॉन मेडिना ने अपने ब्रेन रूल्स में काफी डिटेल में बताया है कि किस तरह एक दिमाग जब वो टेंस्ड या स्ट्रेस्ड होता है तो वो कुछ भी प्रोसेस कर पाने में सफिशिएंट नहीं होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का डायरेक्ट प्रोडक्ट है। हाँ, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म द रिलीज ऑफ एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल, जिसे किसी भी डेंजर सिचुएशन में क्विक रिस्पॉन्स बिल्ड करने के लिए बनाया था। जैसे अगर कोई शेर एकदम से आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? इन अ नटशेल अगर बात की जाए कि जब भी कोई लड़ाई या भागने की सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी उन सभी मैकेनिज्म को बंद कर देती है जो कि क्विक या इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते, और उन सभी को स्विच ऑन कर देती है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर इमीडिएट सर्वाइवल। आपका दिमाग लगभग 30 सेकंड तक चलने वाले तनाव से निपटने के लिए बनाया गया है। दिमाग को लंबे समय तक चलने वाले तनाव के लिए नहीं बनाया गया है। हमारा और आपका दिमाग लगभग 30 सेकंड तक रहने वाले किसी भी स्ट्रेस से निपटने के लिए बनाया गया है। ब्रेन को किसी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, स्पेशली तब जब आपको लगता है कि आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो एक सैबर टूथ टाइगर अगर आपको खा लेता है या आप वहां से खिसक जाते हैं, ये सिर्फ विद इन अ मिनट होगा,
लेकिन अगर आपका बॉस बहुत बुरा है तो ये सैबर टूथ टाइगर कई सालों तक आपके सामने ही रहेगा और धीरे धीरे आप डीरेगुलेट करना शुरू कर देंगे। और अगर आप एक बैड मैरिज में हैं तो ये सैबर टूथ टाइगर आपके पास आपके बेड पर होता है और वही सेम चीज होती है और आप ब्रेन को श्रिंक होते देखते हैं, यानी हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटीज कम हो जाती हैं। स्ट्रेस ऑलमोस्ट हर तरह के कॉग्निशन को डैमेज कर देता है जो एग्जिस्ट कर रहा है, या एग्जीक्यूटिव फंक्शन और मेमोरी को भी हार्म करता है और ये आपके मोटर स्किल्स को भी नुकसान पहुंचाता है। जब हम बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं तो इससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा बैडली इफेक्ट होता है। आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, आपकी स्लीपिंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है एंड इवेंचुअली आप डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है और किस तरह से हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग और उसकी एफिशिएंसी को हैमर करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे ब्रेन रूल्स के अगले एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। स्ट्रेस हमारे दिमाग के लिए बहुत बुरा है, पार्ट 2। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन रूल्स के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि आखिर स्ट्रेस होता क्या है और ये किस तरह हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, और हम इस एपिसोड में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि आखिर स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है और ये कितनी तरह का होता है, और साथ ही अगर आपको स्ट्रेस फ्री होना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। हम जानते हैं कि 3 लेवल के स्ट्रेस रिस्पॉन्स होते हैं। पहला, पॉजिटिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स। क्या होता है जब हमें भीड़ के सामने बोलने, खेलने और एग्जाम्स देने या नौकरी के लिए इंटरव्यू से पहले एक अजीब सी नर्वस एनर्जी फील होती है। हमें फील होता है कि इंक्रीज इन हार्ट रेट या स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स में माइल्ड एलिवेशन, यानी थोड़ा सा रश। दूसरा होता है टॉलरेबल स्ट्रेस, टॉलरेबल स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ये एक सीरियस टेम्परेरी स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जो कि सपोर्टिव रिलेशनशिप से बफर होते हैं। इस तरह के स्ट्रेस के लिए आपके पास सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। तीसरा एंड द लास्ट स्ट्रेस रिस्पॉन्स है टॉक्सिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब हमारे पास बहुत लंबे टाइम तक कोई भी स्ट्रॉन्ग या प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप नहीं होती तब स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव बने रहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसको लेकर एजुकेटर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि इस तरह का जो स्ट्रेस होता है वो सबसे ज्यादा डैमेज करता है, ना सिर्फ एजुकेटर्स को बल्कि स्टूडेंट्स को भी। आपके पास एक ही दिमाग है, घर पर जो दिमाग है वही दिमाग आपके वर्क प्लेस पर या स्कूल में आपके पास होता है। घर पर आप जिस स्ट्रेस को फील कर रहे होते हैं वही सेम स्ट्रेस पर आपके वर्क प्लेस पर आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा एंड वाइस वर्सा। यानी अगर आप अपने काम को लेकर स्ट्रेस्ड हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा। आपके घर पर भी आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, इससे आपकी एकेडमिक सक्सेस या फेलियर को मेजर किया जा सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि अगर किसी पुराने तनाव की बात की जाए तो इसमें एड्रेनालिन हमारे ब्लड वेसल्स में ऐसे स्कार क्रिएट कर देता है जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हिप्पोकैम्पस के सेल्स को डैमेज कर देता है जिससे हमारी कुछ भी नया सीखने या याद रखने की एबिलिटी वीक या खत्म हो जाती है। इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो सबसे खराब तरीका का स्ट्रेस वो होता है जहां आपको ये पता होता या लगता है कि किसी भी प्रॉब्लम पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है या आपके पास उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। बात की जाए इमोशनल स्ट्रेस की तो ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसका सोसाइटी पर या लोगों पर सबसे ज्यादा और गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चों के स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस या किसी भी इंसान के वर्क प्लेस पर उसकी प्रोडक्टिविटी, इन सभी पर इसका इम्पैक्ट काफी हार्मफुल होता है। बात की जाए अगर सोल्यूशन की कि किस तरह से इस स्ट्रेस को ओवरकम किया जा सकता है या किस तरह से इस स्ट्रेस से बचा जा सकता है या अपने ब्रेन की एबिलिटी को इससे इफेक्ट होने से बचा सकते हैं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि ऐसा तभी हो सकता है जब आप एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इसलिए हमें वास्तव में ये इंश्योर करने की जरूरत है कि हमारे पास पॉजिटिव और टॉलरेबल स्ट्रेस से निपटने में मदद करने के लिए स्ट्रेस रिडक्शन स्ट्रेटेजीज हैं। और अगर हमारे जीवन में टॉक्सिक स्ट्रेस है तो हमारे पास कोई प्लान है जिससे हम इससे बाहर निकल सकते हैं।
तो इवेंचुअली हमें यह जानने की बहुत जरूरत है कि अगर हम अपने स्ट्रेस पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे ऊपर अपना कंट्रोल कर लेगा। सो अगर हमें बेटर स्कूल और ऑफिसेस चाहिए तो हमें क्या करना है? मेक देम एज स्ट्रेस फ्री एज पॉसिबल। बात करें अगर दिमाग के ऊपर कंट्रोल की, तो कौन नहीं चाहता कि उनके सारे सेंसेस एक साथ एक टाइम पर स्टिम्युलेट हो सकें। और अगर हम कहें कि आप वाकई ऐसा कर सकते हैं तो ब्रेन रूल सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पर। एक साथ एक से ज्यादा सेंसेस को इंटीग्रेट करना चाहिए। पार्ट 1। कभी कभी किसी को देखकर लगता है कि यार इस इंसान को इतना सब कुछ कैसे याद रह जाता है। या जब हम स्कूल या कॉलेज में थे तो उस टॉपर स्टूडेंट को देखकर लगता था कि इतना याद कैसे कर लेता है, कैसे किसी की मेमोरी इतनी शार्प हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि क्यों कुछ लोगों के पास अनलिमिटेड मेमोरीज होती हैं? दोस्तों, ब्रेन रूल्स के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करके या स्टिम्युलेट करके अपने ब्रेन की मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं एंड कैन हैव सुपर मेमोरी। हमने आपसे पूछा था कि क्यों कुछ लोगों के पास अनलिमिटेड मेमोरीज होती हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग चीजों को याद रखने के लिए अपने एक से ज्यादा सेंसेस का यूज करते हैं। सुनकर अजीब लगता है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है। जस्ट आस्क सिनेस्थेसिस्ट, यानी वे लोग जो सिर्फ रंगों को सूंघते हैं या साउंड को देखते हैं। अपेरेंटली वे लोग चीजों को एक अनयूजुअल वे में याद रख सकते हैं। सुनकर काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने का एक बहुत अंडरस्टैंडेबल रीजन है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने सेंसेस के थ्रू किसी घटना के बारे में इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्व करते हैं। हम इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसलेट करते हैं, कुछ देखकर और कुछ दूसरे साउंड से। इन सिग्नल्स को दिमाग के अलग अलग हिस्सों में फैलाते हैं और फिर उस इंसिडेंट को एज अ होल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले के रूल्स में सीखा कि हमारा ब्रेन या मेमोरी इज ऑल अबाउट उसकी अलग अलग डॉट्स को जोड़ने की कैपेबिलिटीज के बारे में है। यानी दिमाग उन हिस्सों को वायर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन को रखते हैं या स्टोर करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेन किन्हीं भी सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है और इसे दो अलग अलग लोग एक ही इवेंट को अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस कर सकें। जस्ट इमेजिन द पावर जब आप चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, यानी व्हेन यू आर हार्ड वायर्ड टू कनेक्ट देम, क्योंकि आप उस समय चीज को एक से ज्यादा तरीकों से एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं, इसीलिए उन्हें स्टिम्युलेट करना बहुत जरूरी है। हमारा सिर या हमारा दिमाग क्रैकल करने लगता है दुनिया के परसेप्शन से, साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल, टच, सभी से। और ये इतना एनर्जेटिक होता है जैसे एक फ्रैट पार्टी। कई साल पहले साइंटिस्ट fMRI तकनीक से ब्रेन को पियर किया एंड उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स पर एक स्टडी की जिसमें उन्होंने उससे पहले एक बोलने का वीडियो दिखाया, लेकिन उसमें आवाज बंद थी। उन्होंने जब ब्रेन को मॉनिटर किया तो उसने पाया कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स यानी ब्रेन का साउंड को प्रोसेस करने वाला एरिया स्टिमुलेट कर रहा था, जैसे कि वो साउंड को सुन रहा हो। लेकिन जब उसी सब्जेक्ट को एक ऐसे वीडियो दिखाया गया जिसमें सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन थे और कोई लिप मूवमेंट नहीं था, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स बिल्कुल शांत था। ये कंक्लूजन सामने आया कि विजुअल इनपुट्स ऑडिटरी इनपुट्स को इफेक्ट करते हैं, इवन साउंड बंद ही क्यों ना हो। हमारे सेंस एक साथ काम करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा विजन हियरिंग को इन्फ्लुएंस करता है, विच मीन्स अगर हम हमारे सारे सेंसेस को एक साथ स्टिम्युलेट करते हैं तो हम किसी भी चीज को बेस्ट तरीके से और लॉन्ग टर्म के लिए सीख सकते हैं। सो हम कुछ भी नया सीखने के लिए आखिर इसका यूज क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं और हमारे सारे सेंसेस को एक साथ स्टिम्युलेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे लिए कुछ भी सीखना या उसे याद रखना मुश्किल नहीं होगा। इनफैक्ट इट विल बी अ केक वॉक, यानी ये बहुत आसान होगा। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह स्मेल हमारे सेंसेस को स्टिम्युलेट करती है और हमारे ब्रेन को
किसी भी चीज को याद करने में बेटर हेल्प करती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। एक साथ एक से ज्यादा सेंसेस को इंटीग्रेट करना चाहिए, पार्ट 2। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ब्रेन रूल नंबर 9 की, जहां हमने जाना कि किस तरह से जब हम अपने सारे सेंसेस का यूज करते हैं या उन्हें स्टिमुलेट करते हैं तो ऐसा करके हम हमारी मेमोरी की पावर को बढ़ा सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्मेल हमारे सेंसेस को इंटीग्रेट करती है। मेमोरी को इवोक करने के लिए स्मेल अनयूजुअली इफेक्टिव होती है। अगर आप किसी फिल्म पर डिटेल्ड टेस्ट कर रहे हैं और आपके आसपास एयर में पॉपकॉर्न की स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली 10 से 50% ज्यादा याद रहेगा। अगर कहा जाए कि स्मेल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप स्टारबक्स में जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप स्मेल करते हैं वो है कॉफी। उन्होंने ओवर द इयर्स ये इंश्योर किया है कि ऐसा ही हो और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। स्मेल में मेमोरीज को वापस लेकर आने की एक अनयूजुअल पावर होती है, क्योंकि स्मेल सिग्नल थैलेमस को बाईपास करते हैं और सीधे अपने डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं। और स्मेल डायरेक्टली एमिगडाला को स्टिमुलेट करती है, जो कि इमोशंस को स्टिमुलेट करता है। एक स्टडी से पता चला है कि स्मेल और स्लीप का कॉम्बिनेशन बेटर डिक्लेयर मेमोरी कंसोलिडेशन है। हम सबसे अच्छी तरह से कुछ भी तब सीख सकते हैं जब हमें कई डिफरेंट सेंसेस को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे सेंसेस एक साथ मिलकर काम करते हैं। जॉन मेडिना एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि अगर मैं अपने फोकस को सुधारना चाहता हूं तो मैं अपने साथ एक पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की बोतल रखता हूं ताकि मैं कुछ नया लिखने पर फोकस कर सकूं। इस तरह की चीजें हमने अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर में देखी हैं, जहां वो लोग शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए डिफरेंट तरह के सेंट्स को रखते हैं। यहां तक कि कुछ स्टोर स्टारबक्स अपने वर्कर्स को सेंट्स यूज करने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि ये कस्टमर को कॉफी की स्मेल से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। किसी भी तरह से जितना ज्यादा हम मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल में हो या वर्क प्लेस में, हम अपने रिजल्ट्स को उतना ही ज्यादा बेटर कर सकते हैं। सोचिए क्या होगा जब हमें किसी इंफॉर्मेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपीरियंस की तरह प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद सिर्फ इंफॉर्मेशन को ही रिप्लिकेट नहीं करते, बल्कि उसके प्रेजेंटेशन के मेथड को भी रिप्लिकेट किया और फर्स्ट री परफॉर्मेंस विजुअली प्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा ऑडिटोरली और तीसरा किनेस्थेटिकली। अब बात की जाए कि लर्निंग लिंक क्या है। वो लोग जो मल्टी सेंसरी एनवायरनमेंट्स में रहते हैं वो उन लोगों से बेटर होते हैं या बेहतर तरीके से सीखते हैं जो कि यूनिसेंसरी एनवायरनमेंट में रहते हैं। उनके पास बेटर रिजोल्यूशन के साथ ज्यादा मेमोरीज होती हैं जो उन्हें याद रहती हैं और वो काफी ज्यादा समय तक उनकी मेमोरी में बनी रहती हैं, इवन 20 साल बाद भी। सो इवेंचुअली हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जब हमारे सारे सेंसेस को एक साथ वर्क करने के लिए प्रोसेस कर लेते हैं या उन्हें ऐसे स्टिमुलेट करते हैं कि सभी सेंसेस इन कोऑर्डिनेशन वर्क कर सकें, तो हम हमारी मेमोरी को बेटर प्रोसेस कर सकते हैं। इस सीरीज के अगले चैप्टर में हम बात करेंगे विजन की, यानी कि दृष्टि की, कि किस तरह से हमारी देखने की क्षमता हमारे बाकी सभी सेंसेस से ज्यादा स्ट्रांग होती है और किस तरह से ये हमारे ब्रेन और मेमोरी को स्ट्रेंथन करती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। सेंसेस में सबसे स्ट्रांग है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना, हम अपनी आंखों से नहीं देखते, हम अपने दिमाग से देखते हैं। जी हाँ, दिमाग से देखने का मतलब है कि हम जो भी चीज देखते हैं हमारा ब्रेन उसे पहले एनालिसिस करता है और फिर उसे एक इंफॉर्मेशन की तरह उसे रजिस्टर कर लेता है। जी हाँ, जब हम बात करते हैं मेमोरी की तो हमारा दिमाग उन चीजों को बहुत अच्छे से रजिस्टर करता है जिनके साथ कोई इमेज जुड़ी हुई होती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विजन की और किस तरह विजन हमारे सभी सेंसेस में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है और हमारे ब्रेन को चैनलाइज करता है। जॉन मेडिना ने अपने ब्रेन रूल नंबर 10 में विजन और उसके इम्पैक्ट के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हम ह्यूमंस पिक्चर्स या फिगर्स को याद रखने में इनक्रेडिबल होते हैं।
आप कोई भी इंफॉर्मेशन सुनिए और 3 दिन बाद उसका सिर्फ 10% ही याद रहेगा और उसमें एक पिक्चर या फिगर ऐड कर दें तो आपको 65% तक याद रहेगा। इनफैक्ट पिक्चर्स का इम्पैक्ट टेक्स्ट से भी ज्यादा होता है क्योंकि पढ़ना हमारे लिए इनसफिशिएंट होता है। हमारा दिमाग टेक्स्ट या वर्ड को भी छोटे छोटे पिक्चर्स की तरह ही देखता है और उन्हें पढ़ने के लिए उन वर्ड्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन उसमें काफी समय लगता है। लेकिन क्या कारण है कि विजन इतना इंपॉर्टेंट है? मतलब व्हाई इज विजन सच अ बिग डील टू अस? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हम ऐसी ही चीजों को हमेशा एप्रीहेंड करते हैं, जैसे फूड सप्लाईज, मेजर थ्रेट्स एंड रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी। लियोनार्डो दा विंची इस बात को इंट्यूटिवली जानते थे। साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया कि विजन हमारा सबसे इफेक्टिव एंड डोमिनेंट सेंस है, जो कि हमारे ब्रेन के मोर देन हाफ रिसोर्स को एक्वायर कर लेता है। हम केवल वही देखते हैं जो हमारा दिमाग हमसे देखने को कहता है, और वो भी 100% एक्यूरेट नहीं होती। इनफैक्ट इससे यह साफ पता चलता है कि क्यों लोगों को विजन्स या भूत दिखाई देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो उनकी आंखें वही देख रही हैं जो उनका दिमाग उन्हें देखने के लिए कहता है। हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। विजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसा कि विटगेन्स्टाइन ने आर्गुमेंट दिया है, ये पॉसिबल है कि जब तक आप किसी भी चीज को इमेजेस या पिक्चर्स में कन्वर्ट नहीं करते तब तक आप उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ सकते। हम जो विजुअल एनालिसिस करते हैं उसमें कई स्टेप्स होते हैं। रेटिना फोटॉन्स को इंफॉर्मेशन छोटी छोटी मूवी लाइक स्ट्रीमिंग में असेंबल कर देता है। विजुअल कॉर्टेक्स इन स्ट्रीम्स को प्रोसेस कर देता है। कुछ एरिया मोशन रजिस्टर करते हैं और कुछ कलर्स को रजिस्टर करते हैं, एटसेट्रा। और फाइनली हम वो सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ गैदर करते हैं सो दैट हम उसे देख सकें। इंफॉर्मेशन आंख में रेटिना से टकराती है और डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट और द कलर जो कि हमारा विजुअल ब्रेन सेंटर देखता है। न्यूरोलॉजिस्ट रिचर्ड रिस्टर्क सजेस्ट करते हैं कि यदि आप अपनी विजन के लिए अपने नेचुरल नेटवर्क को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो बोनसाई पेड़ जैसी चीजों के सभी एलिमेंट्स और फेजेस को कीनली मॉनिटर करें, क्योंकि वहां पर आंखों को देखने के लिए बहुत कुछ है। यही कारण है कि आप एनालॉजीज का यूज करते हैं और बीथोवन्स फिफ्थ की बिगिनिंग को कॉम्प्रिहेंड करते हैं बाय सेइंग दैट इट्स डेस्टिनी नॉकिंग ऑन द डोर। मेडिना ने कंक्लूड किया है कि हम पिक्चर्स के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं और याद करते हैं, लिखे या बोले गए शब्दों के माध्यम से नहीं। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक मेल और फीमेल ब्रेन एक दूसरे से अलग होता है और किस तरह उनकी प्रोसेसिंग एंड वर्किंग भी डिफरेंट होती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। जेंडर, मेल और फीमेल ब्रेन अलग होते हैं, पार्ट 1। हेलो दोस्तों, जब हम ब्रेन की या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हमेशा यही कहा जाता है कि फीमेल्स और मेल्स के इश्यूज अलग होते हैं और उन्हें अलग तरह से डील किया जाता है। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यह है कि विमेन आर एक्चुअली मोर कॉम्प्लेक्स सेक्स, यानी कि फीमेल्स को समझना वाकई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मगर ऐसा आखिर होता क्यों है? वेल दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं फीमेल और मेल ब्रेन की। किस तरह एक महिला और पुरुष का दिमाग एक दूसरे से अलग होता है और ये किस तरह से काम करते हैं। तो हम बता रहे हैं कि फीमेल्स और मेल्स के ब्रेन अलग होते हैं, लेकिन अलग क्या है? अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर की या सीवियरिटी या उसके टाइप के बारे में बात की जाए तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने कई सालों से रिसर्च करके ये जाना है कि इनमें सेक्स बेस्ड डिफरेंसेस होते हैं। जैसे फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल्स शिजोफ्रेनिया से ज्यादा सीवियरली अफेक्टेड होते हैं। बाय मोर देन 2 to 1 फीमेल्स मेल्स की तुलना में ज्यादा डिप्रेस्ड होती हैं। ये एक ऐसा फिगर है जो प्यूबर्टी के साथ शुरू होता है और 50 इयर्स तक की उम्र तक बना रहता है। अगर बिहेवियर के बारे में कहा जाए तो पुरुष महिलाओं की तुलना में ज्यादा एंटी सोशल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। महिलाओं को घबराहट ज्यादा होती है। आदमियों को शराब और ड्रग्स की लत महिलाओं से ज्यादा होती है। ज्यादातर एनोरेक्सियस फीमेल्स होती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हमें ये सोचने और
मानने पर मजबूर कर देते हैं कि मेल्स और फीमेल्स एक दूसरे से कई तरह से अलग हैं। लेकिन आखिर इनमें अलग क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है? अगर एक ह्यूमन बॉडी को बनाने की बात की जाए तो हमारी बॉडी क्रोमोसोम से बनी होती है, जो कि हमारे डिफरेंसेस को डिफाइन करते हैं। ये क्रोमोसोम होते हैं एक्स एंड वाई। अगर दिमाग के बारे में डिटेल से जान जाए तो पता चलता है कि एक्स क्रोमोसोम हमारे ब्रेन बनाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुरुष में एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं। हालांकि इनमें से एक बैकअप की तरह काम करता है, लेकिन ये क्रोमोसोम्स एक कॉग्निटिव हॉटस्पॉट हैं, जो कि अपने साथ उन जीन्स का एक बहुत बड़ा परसेंटेज कैरी करता है जो कि ब्रेन के बनने में इन्वॉल्व होते हैं। ऑल्सो एक्स क्रोमोसोम में अप्रॉक्स 1500 जीन्स होते हैं, जो कि करस्पॉन्डिंग मेल वाई क्रोमोसोम से 15 टाइम्स ज्यादा होते हैं। और शायद इसीलिए फीमेल्स जेनेटिकली ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। उनके सेल्स में मिलने वाली एक्टिव क्रोमोसोम्स मॉम और डैड दोनों के सेल्स का मिक्स होते हैं, जबकि मेल्स में होते हैं वाई क्रोमोसोम, जो कि कंपैरेटिवली वीक होते हैं। अगर जनरल व्यू में देखा जाए तो मेल्स में मेंटल रिटार्डेशन फीमेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मेल का एक एक्स क्रोमोसोम काम करना बंद कर देता है या बैडली अफेक्टेड हो जाता है तो उनके पास दूसरी कोई चीज नहीं है डिपेंड होने के लिए, और इसका सीधा असर उनके ब्रेन पर पड़ता है। जबकि फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं है। उनके पास हमेशा एक ही एक्स क्रोमोसोम है, बैकअप की तरह, जिसका यूज उनकी बॉडी कर लेती है। और शायद यही वजह है कि मेल और फीमेल स्ट्रेस के साथ अलग अलग तरह से डील करते हैं। इसलिए महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा इमोशनली स्टेबल माना जाता है। ये तो हमने बात की आखिर मेल और फीमेल ब्रेन एक दूसरे से क्यों अलग होते हैं या उनकी वर्किंग एंड प्रोग्रामिंग में कौन सा डिफरेंसेस होते हैं। जॉन मेडिना ने ब्रेन रूल 11 में हमें बताया कि मेल और फीमेल का अंतर सिर्फ फिजिकली नहीं है, बल्कि मेंटली और बायोकेमिकली भी मेल और फीमेल एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इस रूल के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर अलग होने के कारण ऐसी कौन सी चीजें या बातें हैं जहां पर कि मेल और फीमेल का दिमाग अलग है। ये पता चलता है और देखेंगे कि किन सिचुएशंस में ये ब्रेन्स कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जेंडर, मेल और फीमेल ब्रेन अलग होते हैं, पार्ट 2। फ्रेंड्स, ब्रेन रूल सीरीज के इन एपिसोड्स में हम बात कर रहे हैं एक ऑलवेज डिबेटेबल टॉपिक के बारे में। आखिर फिजिकल के अलावा मेल और फीमेल कैसे अलग हैं और स्पेशली कैसे अलग हैं उनके ब्रेन्स। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एक मेल और फीमेल ब्रेन किस तरह से बनते हैं और ये बायोकेमिकली डिफरेंट होते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आखिर ये दो अलग अलग ब्रेन अपनी प्रोसेसिंग एंड वर्किंग में कैसे अलग होते हैं और किस तरह से ये डिफरेंट सिचुएशंस में रिएक्ट या रिसिप्रोकेट करते हैं। मेल और फीमेल के दिमाग किसी भी तरह से एक एक्यूट स्ट्रेस को बहुत अलग अलग तरह से हैंडल करते हैं। जब रिसर्चर लैरी ने दोनों को एक स्लैशर फिल्म्स दिखाई तो मेल्स ने ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर के एमिगडेल को फायर किया, जो कि किसी भी इवेंट की जिस्ट को समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर कंपैरेटिवली साइलेंट था, जबकि फीमेल्स ने अपने लेफ्ट हेमिस्फीयर के एमिगडेल को ट्रिगर किया, जो कि डिटेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे में अगर हमारे पास एक ऐसी टीम है जिसमें दोनों तरह के लोग हैं, यानी कि वो जो जिस्ट को समझते हैं और वो जो डिटेल्स पर फोकस करते हैं, तो हम आसानी से वर्ल्ड को जीत सकते हैं। एक दूसरा बड़ा डिफरेंस जो हमें मेल और फीमेल के काम करने के तरीके या चीजों को डील करने के बारे में पता चलता है, वो ये है कि मेल्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं जबकि फीमेल्स ज्यादा सपोर्टिव होती हैं। कई बार हम लड़कों को भी काफी सपोर्टिव रोल में देखते हैं, लेकिन वो भी अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के चलते वो कंपटीशन में अपनी फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी को डिप्लॉय कर देते हैं। पुरुष और महिलाएं इमोशंस को अलग अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। इमोशंस काफी यूजफुल होते हैं। ये ब्रेन को किसी भी चीज पर अटेंशन पाने में हेल्प करते हैं। ये डिफरेंसेस नेचर और नर्चर के बीच का कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन का बाय प्रोडक्ट होते हैं। फीमेल्स इमोशनल डिटेल्स को आसानी से याद कर लेती हैं
और ऐसा इसलिए नहीं कि वो बहुत इमोशनल होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किसी भी इमोशनल लैंडस्केप को ज्यादा डेटा पॉइंट्स के साथ परसीव करती हैं या देखती हैं, या ये कहा जाए कि वो चीजों को एक बहुत बड़े रिजोल्यूशन के साथ देखती हैं। दूसरे शब्दों में पुरुषों और महिलाओं के दिमाग के स्ट्रक्चर और बायोकेमिकली दोनों रूप से एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि दोनों मेल और फीमेल किसी भी तरह की स्ट्रेस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि मेल्स एक ज्यादा स्टेबल सेक्स है। हम नहीं जानते कि ये डिफरेंसेस कितने पास्ट में जनरेट होते हैं या सेरोटोनिन प्रोडक्शन की स्पीड पर डिपेंड करते हैं। साथ ही हम नहीं जानते कि हमें इन डिबेट्स को बढ़ावा देना चाहिए या उन्हें बैलेंस करना चाहिए, और अगर बैलेंस करना भी चाहिए तो आखिर किस तरह करना चाहिए। तो अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि उसे पता है कि वो जानता है या वो किसी भी एक पर्टिकुलर थॉट को एडवोकेट कर रहा है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी तक साइंस या रिसर्च ने अभी इस बात पर कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है। सुनाओ, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से मेल और फीमेल्स के ब्रेन एक दूसरे से अलग हैं, और किस तरह से अलग हैं उनकी वर्किंग और उनके थॉट प्रोसेस, उनकी किसी भी सिचुएशन या स्ट्रेस को डील करने की कैपेबिलिटीज। अब तक इन 11 रूल्स में हमें एक ह्यूमन ब्रेन को, उसकी कैपेबिलिटीज को बहुत अच्छे से जाना, और ये भी सीखा कि किस तरह से हम चीजों को मॉनिटर करके अपने ब्रेन को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। इस सीरीज के लास्ट पार्ट्स में हम बात करेंगे आखिरी रूल यानी रूल नंबर 12 की, जिसमें जॉन मैडिना ने बताया है कि हम ह्यूमंस एक बहुत नेचुरल एक्सप्लोरर हैं, और ये हमें कितना ज्यादा पावरफुल बनाता है उन सभी दूसरे स्पीशीज के मुकाबले जो हमारे साथ इस प्लेनेट में को एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। इंसान एक पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोरर है, पार्ट 1। दोस्तों, हम सब ने सुना होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और एक इंसान कितना भी सीख ले वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, एंड एक इंसान अपनी सारी लाइफ सीखता ही रहता है। पर यह सीखने का प्रोसेस ऐसा क्यों है? क्या है जो हम ह्यूमंस को हमेशा ही सीखते रहने के लिए मोटिवेट करता है? ब्रेन रूल्स की सीरीज के आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिर जब हमारा ब्रेन पूरी तरह से एक्टिवेट होकर काम करता है तो हम कितने पावरफुल बन जाते हैं, और क्या है वो सीखने का प्रोसेस जिसने हम ह्यूमंस को इवॉल्व होने में इतनी मदद की और हमें सर्वाइवर्स बना दिया। एक छोटे बच्चे की बात करते हैं। जब हम एक बच्चे को किसी काम को करने को मना करते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि वो उस काम को करने के लिए इतना उत्सुक हो जाता है कि उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचे बिना वो उस काम को करने की पूरी कोशिश करता है। अगर हम एक बच्चे को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चे इस बात का परफेक्ट मॉडल हैं कि आखिर इंसान किस तरह से चीजें सीखता है। वो मॉडल है एक्टिव लर्निंग का। हम कभी भी चीजों को पैसिव तरीके से नहीं सीखते, हम हमेशा सीखते हैं एक्टिव वे में। इस बात को अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हम कभी भी दूसरों को देखकर सीखने से ज्यादा खुद उस चीज को करके सीखते हैं, और जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो वो बात या वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हम सीखते हैं बाय एक्टिव टेस्टिंग, यानी चीजों को ऑब्जर्व करके, हाइपोथेसिस बनाकर, एक्सपेरिमेंट करके, और फिर उसको एक रिजल्ट में कंक्लूड करके। जैसे बच्चे किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ये देखने के लिए आखिर वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। दूसरे शब्दों में आप एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं। शेर एक ग्रेट क्रीचर है, फिर हम उसमें गलतियां ढूंढते हैं, वाओ देखो ये कितना डेंजरस है, और फिर आपके दिमाग का एक हिस्सा आपको बताता है कि अगर आपको इस प्लेनेट पर सरवाइव करना है तो आपको बदलने की जरूरत है, खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है, और अपनी पावर्स को समझने की नीड है। बेहतर होगा कि आप भागिए। हम सब जंगल में रहते थे, तब भी सवाना में बहुत से जंगली जानवर पाए जाते थे। वो आज भी पाए जाते हैं, लेकिन अब वो लंबी घास के पीछे छुप गए हैं। लेकिन जिन लोगों के बारे में आपको पता नहीं है वो आज भी उनका शिकार हो सकते हैं। सीखने का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी सर्वाइवल तकनीक का सबसे इंटीग्रल पार्ट है या जरूरी पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि इंसान जब गुफाओं में रहता था और उसे कुछ भी नहीं आता था, तब वो आसानी से किसी भी जानवर का शिकार बन जाता था।
लेकिन फिर उसने हथियार बनाना सीखा और अब वो जानवरों का शिकार करने लगा। फिर उसने आग जलानी सीखी और अब वो अपना भोजन पका के खाने लगा। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो चीजें सीखता गया और आगे बढ़ता गया और जंगल में रहने वाले एक चिंपांजी से एक सभ्य नागरिक बन गया और उसने अपनी एक सोसाइटी बना ली। सच में अगर देखा जाए तो ये हमारे सीखने का ट्रेट ही है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। अगर हम चीजों को ऑब्जर्व करके, एवेल्युएट करके एक्सप्लोर नहीं करते तो हम कभी भी सरवाइव करके वहां नहीं आ सकते थे जहां आज हमारी मानव जाति खड़ी है। लेकिन अब तो हम इतने सिविलाइज्ड हैं, हर स्पीशीज से काफी आगे हैं, इतने पावरफुल हैं, तो क्या अभी भी हमारे लिए सीखते रहना जरूरी है? और अगर है तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम आज भी लगातार सीखते जा रहे हैं और हमारा नेचुरल एक्सप्लोरर होने का ट्रेट हमें और पावरफुल बना रहा है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं ब्रेन रूल्स की ऑडियो बुक समरी मेरे यानी चेतन के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पर। इंसान एक पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोरर है, पार्ट 2। दोस्तों, ब्रेन रूल सीरीज के पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे सीखने के प्रोसेस की, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसने हमें सर्वाइवर्स की कैटेगरी में सबसे ऊपर पहुंचा दिया और साथ ही हम इस प्लेनेट पर शायद सबसे ज्यादा पावरफुल बना दिया। ब्रेन रूल सीरीज के इस आखिरी रूल में हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के 2 अमेजिंग ट्रेट्स की, यानी हमारा पावरफुल होना और हमारा नेचुरल एक्सप्लोरर होना। आपको क्या लगता है, क्या हम हमेशा सीखते रहते हैं या एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम सीखना बंद कर देते हैं? सही सोचा आपने, हम हमेशा ही सीखते रहते हैं। पर ऐसा क्यों? जॉन मेडेना की रिसर्च की माने तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे एडल्ट ब्रेन के कुछ हिस्से एक बच्चे की तरह मैलेबल होते हैं। हम किसी भी चीज को देखकर या एक्सपीरियंस करके उसे पहचान सकते हैं और उसके बिहेवियर को इमिटेट कर सकते हैं, क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के हर कोने में फैले हुए हैं। हाँ, इसका मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं कि आप न्यूरॉन्स बना सकते हैं और इसके साथ सारी जिंदगी आप सीखते रह सकते हैं, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं जब आप ये ऑडियो बुक समरी सुन रहे हैं। पर हम ये कैसे करते रह सकते हैं? ऐसा किया जा सकता है पावर ऑफ एक्सप्लोरेशन से। आप भले ही किसी क्लासरूम में हो या किसी ऑफिस के एक क्यूबिकल में, किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने का हमारा डिजायर कभी भी खत्म नहीं होता। गूगल ने एक्सप्लोरेशन की इस पावर को काफी सीरियसली लिया है और वो अपने एम्प्लॉयज को एक्चुअली एक्सप्लोरेशन के लिए टाइम भी देता है। इस टाइम को 20% टाइम कहा जाता है। इसमें एम्प्लॉयज को कुछ भी सोचने और अपने दिमाग को वेंडर करने देना होता है। जीमेल और गूगल न्यूज ऐसे ही 20% टाइम के बाय प्रोडक्ट हैं। दुनिया के वन ऑफ द लीडिंग न्यूरोसाइंस रिसर्चर्स मार्क रॉबर्ट वेल्डमैन इस टाइम को माइंड वेंडरिंग कहते हैं और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि एक्चुअली ये एक क्रिएटिव प्रोसेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपने दिमाग को वेंडर करने देने में एबल होते हैं तो आपको आपकी इनसाइट के फ्लैशेस दिखाई देते हैं और इन फ्लैशेस को आपको लिख लेना चाहिए। और जब आप और ज्यादा फोकस स्टेट में हो तब आपको इन फ्लैशेस को इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत सारे नए और क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं जिनका एग्जीक्यूशन आप अपने बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं। सीखने का प्रोसेस, जैसे कि पहले बताया, हमें और पावरफुल बनाता है, हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। एक पुरानी चाइनीज कहावत है कि मुझे मछली पकड़ाओ तो मैं उसे एक दिन ही खाऊंगा, लेकिन यदि तुम मुझे मछली पकड़ना और बनाना सिखा देते हो तो मैं सारी जिंदगी उसके सहारे खाते रह सकता हूं। बंदरों को देखिए, वो क्या करते हैं। बंदर आपको देखते हैं और उसी की नकल करते हैं, लेकिन क्या वो इंसानों जैसे बन जाते हैं? नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज को सीखा नहीं, उसकी नकल की होती है। जब हम किसी चीज को अनुभव करके सीखते हैं तो वो हमारे जीवन का एक इंसेपरेबल पार्ट बन जाता है, मतलब अटूट हिस्सा। पर उसका रिवीजन करते रहना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी बच्चे को एक किताब पकड़ा देते हो और उसे क्लासरूम में बिठाकर उसे किसी भी काम को करने का तरीका समझा देते हो तो क्या वो काम करना सीख जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
शायद इसलिए अब हम हमारी एजुकेशन तरीकों को ज्यादा एक्सपेरिमेंटल बनाने में लगे हैं, ताकि बच्चा सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़े बल्कि किसी भी चीज को अनुभव करके उससे सीखे। जॉन मेडिना के इस रूल से ये बात तो साफ हो जाती है कि हमारा एक्सप्लोरेशन का नेचर या ट्रेड वो चीज है जो हमें पावरफुल बनाता है और हमारे सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार है। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम बात करेंगे जॉन के इन सभी 12 नियमों के बारे में और जानेंगे कि आखिर हमने क्या क्या सीखा। चलिए तो चलते हैं अपने लास्ट एपिसोड पर। निष्कर्ष, ब्रेन रूल्स को जानें और अप्लाई करें। हमारी बॉडी में हमारा दिमाग एक बहुत ही अमेजिंग ऑर्गन है। हालांकि वो बात और है कि बहुत सारे लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझ पाते। जॉन मेडिना की ये बुक ब्रेन रूल्स का बेस यही है। मेडिना की इस किताब के साथ पिछले सभी एपिसोड में हमने ये सीखा कि वो कौन से 12 रूल्स हैं जिनके बारे में जानकर और उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करके हम ब्रेन के काम करने के तरीके को अच्छे से समझ सकते हैं और इवन उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। हर रूल के लिए मेडिना ने एक ऐसी साइंस प्रेजेंट की है और सजेशन दिया है कि किस तरह ये रूल्स हमारे स्कूल और वर्क की डेली लाइफ में इजीली अप्लाई किए जा सकते हैं। आइए एक ओवरव्यू लेते हैं या संक्षेप में समझते हैं उन बातों को जो हमने इन सभी 12 रूल्स में सीखी। पहली, एक्सरसाइज। किस तरह एक्सरसाइज हमारे ब्रेन की पावर को बूस्ट करता है। मेडिना ने बताया कि ह्यूमन की इवोल्यूशन को देखते हुए यह जरूर कहा जा सकता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एनवायरनमेंट में मोशन कितना जरूरी है और कैसे अगर हमें प्रोडक्टिव रहना है तो हमें अपने काम पर जाना चाहिए और साथ ही अपने वर्क एनवायरनमेंट में भी मोशन को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि अपनी डेस्क से हर घंटे में कुछ कुछ देर के लिए उठना हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। रूल नंबर 2, सर्वाइवल। इंसान का दिमाग भी इवॉल्व हुआ है। हमारा दिमाग एक सर्वाइवल ऑर्गन है जिसे किसी भी अनस्टेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि हम इस प्लेनेट पर सबसे पावरफुल नहीं हैं, लेकिन हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन है। हमें अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए सेफ फील करना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें वर्क प्लेस पर फ्रेंड्स बनाने चाहिए ताकि हम वहां सेफ फील कर सकें। रूल नंबर 3, वायरिंग। हर ब्रेन अलग अलग तरह से वायर्ड या डिजाइंड है। हम अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हर इंसान का दिमाग अलग तरह से वायर्ड है और हर किसी के दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग रेट पर ग्रो करते हैं। हमें हमेशा ऐसी चीजें करनी चाहिए जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को डेवलप करने में हेल्प करे। रूल नंबर 4 है अटेंशन, जिसमें हमने बात की कि हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। हम किस चीज पर ध्यान देंगे और किस पर नहीं, ये हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। इमोशनल अराउजल हमारे ब्रेन को सीखने में हेल्प करता है। हमारा ब्रेन एक बार में एक ही चीज पर फोकस करता है और बोरिंग चीजों से दूर भागता है। इसलिए किसी भी प्रेजेंटेशन को देते समय यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात का भी ध्यान रखें और चीजों को इमोशन से जोड़कर प्रेजेंट करें। साथ ही हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग करने से टाइम डबल लगता है। रूल नंबर 5 है शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ भी याद रखने के लिए दोहराना या रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक ह्यूमन ब्रेन 7 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को 30 सेकेंड तक ही कैरी कर सकता है और अगर आपको इस 30 सेकेंड को एक्सटेंड करना है तो आपको उस इंफॉर्मेशन को बार बार एक्सपोज करना होगा, मतलब रिवाइज करना होगा। दिमाग ही ये डिसाइड करता है कि सुनी जा रही इंफॉर्मेशन को सुनने के पहले कुछ सेकंड के भीतर भी याद किया जाएगा या नहीं। आपको टाइम टू टाइम उस इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना चाहिए जिसे आप याद रखना चाहते हैं और इसके लिए बेस्ट है कि आप उसी इन्वायरमेंट को रिक्रिएट करें जिसमें आपने उस इंफॉर्मेशन को पहली बार रजिस्टर किया था। रूल नंबर 6 है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसके लिए यह याद रखना जरूरी है कि चीजों को रिवाइज करते रहना है। किसी भी मेमोरी को कंसोलिडेट करने में सालों लग जाते हैं। जैसे आपने कोई चीज अगर 5th क्लास में सीखी थी तो हाई स्कूल तक वो पूरी तरह से याद नहीं रह पाती। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे कि पहले कहा गया था, कि किसी भी चीज को टाइम टू टाइम एक्सपोज करते रहना है। अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को फर्म बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप नई इंफॉर्मेशन को सीखते रहें
और पुरानी को रिवाइज करते रहें। रूल नंबर 7 है अच्छी नींद लें और अच्छा सोचें। नींद की कमी से अटेंशन, वर्किंग मेमोरी, कॉग्निटिव प्रोसेस, मूड, क्वांटिटेटिव स्किल्स, लॉजिक रीजनिंग एंड मोटर डेक्सटेरिटी बुरी तरह से अफेक्ट होती है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग सीख रहा होता है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले हमें 15-20 मिनट की नैप लेनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे ब्रेन को कम थकान हो। रूल नंबर 8, स्ट्रेस्ड ब्रेन नॉन स्ट्रेस्ड ब्रेन की तरह नहीं सीख पाते। हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए डिजाइन नहीं है। स्ट्रेस हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस, मोटर स्किल्स और मेमोरी को डैमेज करता है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, इमोशनल स्ट्रेस हमारी पढ़ने और सीखने की पावर को इंपैक्ट करता है। हमारे पास एक ही ब्रेन है और स्ट्रेस चाहे वो घर के काम का हो या बाहर का, एक का बुरा असर दूसरे पे जरूर पड़ता है। रूल नंबर 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। एक ही टाइम पर ज्यादा सेंसेस को स्टिमुलेट कीजिए। हम अपने सेंसेस के थ्रू किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इसलिए जितने ज्यादा सेंसेस एंगेज होंगे चीजें उतनी ही याद रहेंगी। रूल नंबर 10 है विजन, जिसमें हमने जाना कि हमारा विजन हमारे बाकी सेंसेस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और डोमिनेंट सेंस है जो ब्रेन के 50% रिसोर्सेज को एक्वायर कर लेता है। आप किसी जानकारी को आज सुनिए, आपको सिर्फ उसका 10% याद रहेगा, लेकिन यदि वही इंफॉर्मेशन पिक्चर के साथ है तो आपको 65% तक याद रह सकता है। इसीलिए अपनी प्रेजेंटेशंस में टेक्स्ट से ज्यादा पिक्चर्स डालिए। रूल नंबर 11 में हमने जाना कि किस तरह मेल और फीमेल ब्रेन्स एक दूसरे से अलग हैं। एक्स क्रोमोसोम अपने साथ ब्रेन डेवलपमेंट के ज्यादा जीन्स को कैरी करता है। मेल्स चीजों को जिस्ट के साथ याद रख पाते हैं और फीमेल्स डिटेल में। और अगर ये एक ही टीम में है तो ये दुनिया जीत सकते हैं। रूल नंबर 12, ये आखिरी रूल बात करता है एक्सप्लोरेशन की। इसमें बात की गई है कि हम ह्यूमंस किस तरह से पावरफुल हैं और नेचुरल एक्सप्लोरर भी। हम एनवायरनमेंट के पैसिव रिएक्शन से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन की एक्टिव टेस्टिंग तकनीक से सीखते हैं। इसलिए हमेशा वर्क में नए आइडिया ढूंढने के लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अगर आप इन ब्रेन रूल्स को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है कि एक बार में एक रूल से शुरुआत कीजिए और उन चेंजेस को एक्सपीरियंस कीजिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जॉन मेडिना की लिखी किताब ब्रेन रूल्स की बुक समरी, मेरे यानी आपके दोस्त चेतन के साथ। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी बुक समरी के साथ। नमस्कार।